हेलो फ्रेंड्स, आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार और सपोर्ट के लिए। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांचक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आगे और भी इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट फ्रेंड्स। दुष्ट राजकुमार का आगमन। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। हूं हूं हूं। दा जॉन समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। डिजी डिजी हेलियन वेई वेई पहले ही सू यानमो के सामने आकर रुक गई थी। उसके चेहरे पर शरारत भरी एक आलसी मुस्कान थी। मैडम सू, क्या आपको मेरा दिया हुआ यह उपहार पसंद आया? स्मर्क। सू यानमो ने नफरत से भरी खूंखार आंखों से ऊपर देखा। ये तुम थी। ये सब तुम्हारी ही साजिश थी। पाउटिंग क्रोध। हेलियन वेई वेई ने इससे इनकार नहीं किया, बल्कि उसके होठों की मुस्कान और गहरी हो गई, जिससे एक अभूतपूर्व शीतलता झलक रही थी। सू यानमो, क्या तुम्हें लगा था कि अगर किसी को पता नहीं चला तो तुम्हारे गलत कामों को ऐसे ही खारिज कर दिया जाएगा? ये तो बस समय की बात थी कि कर्म अपना फल दिखाते। तुमने और उस कमीने ने हेलियन परिवार की सारी संपत्ति छीन ली, बेशर्मी से अपने दुखों का रोना रोया, मेरी माँ की प्रतिष्ठा बर्बाद की और मेरी सारी मार्शल ची छीन ली। आज मैं चाहती हूँ कि तुम भी उस एहसास को चखो जब कोई दूसरी औरत तुम्हारा पति छीन लेती है, और तुम्हें वह दर्द महसूस हो जब तुम्हारा पति तुम्हारे ही परिवार की संपत्ति हड़प ले। फायर। सू यानमो ने अपने कॉलर को कसकर पकड़ लिया, जैसे कि केवल इसी तरह वह अपनी सांसें रोक पाएगी। हालांकि वह अंततः खुद को रोक नहीं पाए, और देखते ही देखते उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। टायर्ड। फिर भी हेलियन वेई वेई ने इस दृश्य पर ध्यान न देने का नाटक किया। वह सीधे खड़ी हुई और धीरे धीरे अपने कपड़ों से धूल झाड़ने लगी। सू यानमो का पीला चेहरा पीछे की ओर झुक गया, उसकी उंगलियां आगे की ओर छटपटा रही थीं, और उसके होंठ काले पड़ गए थे। खोपड़ी। हेलियन वेई वेई जानती थी कि यह उसकी बीमारी उभरने का लक्षण है। फिर भी उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे को तैसा, सू यानमो को अपने अपराधों की सजा बहुत पहले ही मिल जानी चाहिए थी। हाई वोल्टेज। गुआंग गुआंग। वह हेलियन गुआंग याओ का नाम पुकारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हेलियन गुआंग याओ उसे एक नजर देखने की हिम्मत कैसे करता जब वह केवल लैन लियान को अपनी बाहों में धीरे से थामना चाहता था ताकि उसे कोई चोट न पहुंचे। वह उसकी अनमोल प्रेयसी थी। दिल टूटना। सू यानमो ने उसके चेहरे पर घृणा देखी और उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसकी सूनी आंखें धुंधले आसमान की ओर ताकने लगीं। ये सब बहुत मिलता जुलता था, ठीक वैसा ही परिदृश्य जैसा कई साल पहले हुआ था। कभी वह उसकी बाहों में लेटी थी, अब कोई और वहां था। इस विचार के साथ सू यानमो की आखिरी सांस उसके गले में ही अटक गई। वह दर्द में सिमट गई और अंततः उसकी सांसें थम गईं। नो एंट्री साइन। सू यानमो की हालत देखकर हेलियन गुआंग याओ घबरा गया, जिससे उसकी भागने की इच्छा और बढ़ गई। उसने घबराहट में लैन लियान से कहा, वह अपने गुस्से से मरी है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। लियान एर, आओ हम यहाँ से चलते हैं। रनिंग डैश। जाना। लैन लियान कुछ नहीं बोली। इसके बजाय हेलियन वेई वेई उसके पीछे से जोर से हंस पड़ी। जाने से पहले तुम्हें कम से कम ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिसे तुम साथ ले जाना चाहते हो वह तुम्हारे साथ जाने को तैयार भी है या नहीं। टीयर्स ऑफ जॉय। इसका क्या मतलब था? अचानक हेलियन गुआंग याओ ने पीछे मुड़कर देखा। आज लगे इतने झटकों के बाद उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई थीं। लैन लियान, जो पहले आज्ञाकारी बनकर उसकी बाहों में लेटी थी, ने उसे ठंडक से धक्का दे दिया और उठकर हेलियन वेई वेई की ओर चल दी। इस दृश्य को देखकर हेलियन गुआंग याओ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके लिए बोलना भी मुश्किल हो रहा था। लैन लियान, तुम। अस्टोनिश्ड फेस। मेरा तुमसे संपर्क करना हेज हाइनेस राजकुमार द्वारा तय किया गया था। वरना क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी उम्र और व्यवहार को देखते हुए मुझे तुम में कभी दिलचस्पी होती? लैन लियान फीकी मुस्कान के साथ बोली, अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ना। तुम एक जानवर से भी बदतर हो। सांप। नो एंट्री साइन। गुस्से से हेलियन गुआंग याओ के चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगीं। मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? लुक ऑफ ट्रायम्फ। इसीलिए मैंने कहा कि तुम एक कमीने हो। हेलियन वेई वेई ने धीरे से मुस्कुराते हुए लैन लियान के कंधे पर अपना हाथ रखा और तीखे शब्दों में कहा, मेरी माँ के समय से ही तुमने कभी नहीं सोचा कि हमारे परिवार ने तुम्हारे साथ कितना अच्छा किया, और तुमने उसी हाथ को काटा जिसने तुम्हें खिलाया। फिर भी उन अजनबियों के सामने जो तुम्हारी परवाह नहीं करते, तुम एक गिरे हुए इंसान की तरह उनके ध्यान के लिए भीख मांगते रहे।
मैंने सुना है कि तुमने शुरू में लेन लियान का ध्यान खींचने के लिए व्यावहारिक रूप से भीख मांगी थी। मुझे आश्चर्य नहीं है, ये वास्तव में तुम्हारे नीच स्वभाव को शोभा देता है। अगर तुम ऐसे नहीं होते तो हमारी योजनाएं लागू करना मुश्किल होता। फायर। हेलियन गुआंग याओ के दिमाग में जैसे सीटियां बजने लगी, जिससे उसका मन किया कि वह हेलियन वेई वेई का गला घोंट दे। लेकिन वह जानता था कि अब वह जो भी करेगा उससे केवल उसकी बदनामी होगी। वह ये नहीं भूला था कि वहां कितने लोग मौजूद थे। अगर वह यहाँ रुका तो वह पूरे राजधानी का मजाक बन जाएगा। उसने अभी हार नहीं मानी थी, कम से कम उसके पास अभी भी सू परिवार का साथ था। जापानी महल। हेलियन गुआंग याओ ने अपनी हताशा को शांत किया और सभा हॉल से बाहर निकल गया। उसे भागते देख हेलियन वेई वेई के होठों पर एक मुस्कान आ गई। लेन लियान को समझ नहीं आया। उसने धीरे से पूछा, प्रिंसेस कंसोर्ट, आपने उसे मार क्यों नहीं दिया? मत भूलो, सू परिवार में अभी भी प्राइम मिनिस्टर सू है। हेलियन वेई वेई मुस्कुराए, मेरे पास उन चीजों का सबूत नहीं है जो उस समय प्राइम मिनिस्टर सू ने की थी। वैसे भी अगर मैं उसे मार देती तो मैं राजकुमार के लिए और मुश्किलें खड़ी कर देती। लेकिन अब जब हेलियन गुआंग याओ ने सू यानमो को मौत के घाट उतारने के ठीक बाद सू परिवार पर अपनी आंखें गड़ा दी हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि प्राइम मिनिस्टर सू उसे आसानी से छोड़ देंगे? दा जोंग ने मन ही मन सोचा। खैर, क्या ये यंग मास्टर नहीं थे जिन्होंने सू यानमो की मौत का कारण बनाया? हेलियन वेई वेई ने उसकी मासूमियत भरी नजरों को नजरअंदाज किया। उसने थोड़ा खांसते हुए अपनी बात जारी रखी, हेलियन गुआंग याओ ने उस बूढ़े लोमड़ी प्राइम मिनिस्टर सू को बहुत कम आंका है। जब वह वापस जाएगा तो उसे उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी उसने सोची थी। इस आंतरिक लड़ाई में हमेशा कोई न कोई मारा ही जाता है। ये कहते हुए हेलियन वेई वेई ने अपने पीछे खड़े लोगों से धीरे से कहा, जाओ और जनरल गुआंग याओ को उसकी यात्रा पर विदा करो और सू यानमो की मौत की खबर प्राइम मिनिस्टर सू तक पहुंचा दो, ताकि उन्हें पता चले कि उनका दामाद कितना होनहार है। खोपड़ी। हेलियन वेई वेई के आदेश सुनकर लेन लियान के मन में मिश्रित भावनाएं उमड़ पड़ी। आज ही उसने पहली बार इस व्यक्ति वेई वेई की क्षमताओं को देखा था। यहां तक कि राजकुमार की तुलना में भी वह कम नहीं थी। लेन लियान हैरान थी, और जब उसने फिर से हेलियन वेई वेई की ओर देखा तो उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं था, सम्मान। 15 मिनट बाद जब सू यानमो की मौत की खबर प्राइम मिनिस्टर सू के कानों तक पहुंची तो वह लगभग बेहोश हो गए। वह पहले से ही महल के बाहर रात भर बारिश में घुटने टेकने की वजह से कमजोर थे। खबर सुनते ही उनके कांपते हाथों से चाय का प्याला छूट गया। हेलियन गुआंग याओ द्वारा की गई उन भयानक हरकतों के साथ उन्हें लगा जैसे उन्होंने अपने घर में खतरे को बुलावा दिया है। गुस्से और सदमे में उन्होंने मेज पर रखी सारी दवाएं नीचे गिरा दी। चाय की प्याली टक्कर अराजकता के बीच बटलर ने उन्हें संभाला और चिल्लाया, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो। ओल्ड मास्टर, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। एम्बुलेंस। इस बीच शाही महल के अंदर बेली जियाजू राजकुमार, जो पहले ही अपने काम निपटा चुके थे, एक हाथ से अपने कपड़े खोलते हुए अपने अधीनस्थ की रिपोर्ट सुन रहे थे। उनके होठों पर एक रहस्यमयी और दुष्टता भरी मुस्कान तैर गई। स्मर्क मुकुट। गुलाब। मेरी तुच्छ राय में प्रिंसेस कंसोर्ट ने यह विचार सोचकर बहुत समझदारी का काम किया। दुनिया में शायद वह अकेली ही ऐसी होंगी जो ऐसा सोच सकती हैं। पास खड़े हिज हाइनेस की बातें सुन रहे नपुंसक संत यूनक संत ने मुस्कुराते हुए बेली जिया जुए के लिए चाय का एक प्याला डाला। चाय की प्याली। बेली जिया जुए ने अपनी आकर्षक भौहें उठाई, स्माइल विद हॉर्न्स और फीकी आवाज में कहा, समझदार तो है लेकिन पर्याप्त क्रूर नहीं। स्मर्क। नपुंसक सन अवाक रह गया। अगर यह पर्याप्त क्रूर नहीं था तो सू परिवार का वो व्यक्ति शायद शुरुआती शरद ऋतु तक भी जीवित न रह पाए। गुस्से के आवेश में उसे कुछ हो ही जाएगा। हालांकि वह वास्तव में ये जानने के लिए उत्सुक था कि उसका मालिक इस स्थिति से कैसे निपटता। आपका क्या विचार है, हिज हाइनेस? आप इसके बजाय क्या करते? बेली जिया जुए ने अपने कॉलर को ढीला करते हुए लापरवाही से अपने बाहरी बागे को एक तरफ फेंक दिया और उदासीनता से कहा, मैं सू यानमो की लाश सीधे प्राइम मिनिस्टर सू के पास भेज देता। खोपड़ी पैकेज। नपुंसक सन रह गया। प्राइम मिनिस्टर सू तो सदमे से ही मर जाते। बेशर्मी की बात करें तो लोगों को चिढ़ाने और गुस्सा दिलाने के मामले में प्रिंसेस कंसोर्ट वाकई में उसके मालिक का मुकाबला नहीं कर सकती थी। कोल्ड स्वेट स्माइल। अपनी नजर की बेरुखी दिखाते हुए बेली जिया जुए ने अपने कंधों पर बाहरी बागा लपेटा, जिससे उसका आकर्षक और सुडौल शरीर साफ झलक रहा था। पालकी तैयार करो, हम महल से बाहर जा रहे हैं। रनिंग डैश। क्या महल से बाहर?
नपुंसक सन जल्दी से पीछे हो लिया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक हिज हाइनेस बाहर क्यों जाना चाहते हैं। जब बेली जिया जुए बाहर निकला तो वह अचानक रुक गया और शाही बगीचे में लगे फूलों को बेरुखी से देखा। कुछ पल बाद उसने अपना सिर नपुंसक सन की ओर घुमाया और कहा, शाही महल में मुझे गुलाब कहाँ मिल सकते हैं? गुलाब क्वेश्चन मार्क। नपुंसक सन के लिए आज हिज हाइनेस की बातों को समझना मुश्किल हो रहा था। गुलाब क्यों? तभी छोटा सातवां राजकुमार लिटिल सेवेंथ प्रिंस अचानक कहीं से प्रकट हुआ। उसके मुंह में एक सुनहरी मछली गोल्डफिश दबी थी और वह बुदबुदा रहा था, तीसरे भाई, क्या आप गुलाब ढूंढ रहे हैं? बच्चा मछली। बेली जिया जुए ने उसे देखा। क्या तुम्हें पता है? छोटे सातवें राजकुमार ने अपने गंजे सिर को छुआ। क्या आपके शाही कक्ष में वे बहुत सारे गुलाब नहीं हैं जो तीसरी चाची ने पिछली बार आपको दिए थे? वे नहीं। बेली जिया जुए ने बिना कारण बताए उसके सुझाव को शांति से खारिज कर दिया। छोटा सातवां राजकुमार जानता था कि उसके तीसरे भाई उन कीमती गुलाबों को कितना संजोकर रखते हैं, लेकिन कहीं और के गुलाब। हे भगवान, नन्हे मालिक! नपुंसक सन अचानक होश में आया और उसने छोटे लड़के को पकड़ लिया। आप इस तरह मछली कैसे खा सकते हैं? ये कच्ची मछली है। हिज हाइनेस, आपने कुछ क्यों नहीं कहा? अगर कच्ची मछली खाने से वह बीमार पड़ गया तो हम क्या करेंगे? फेयरफुल फेस। नपुंसक सन की रोकने की कोशिशों को नजरअंदाज करते हुए छोटा सातवां राजकुमार उस सुंदर सुनहरी मछली को अपने मुंह में दबाए रहा। नपुंसक सन मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुका था। तभी बेली जिया जुए ने छोटे लड़के की ओर देखा और कहा, मुंह खोलो। मुंह। छोटे सातवें राजकुमार ने अनिच्छा से सुनहरी मछली को नपुंसक सन के हाथ में थूक दिया। नपुंसक सन ने जल्दी से उस मछली को, जो अभी भी जीवित थी, पानी में छोड़ दिया ताकि छोटा राजकुमार उसे फिर से मुंह में न डाल सके। आखिर शाही रसोई के रसोइयों ने सातवें राजकुमार की देखभाल कैसे की कि वह इतना भूखा है? आदमी कड़ाही क्रोध। रसोइये तो इस झूठे आरोप पर खून थूक देते। यह उनकी गलती नहीं थी क्योंकि सातवां राजकुमार हर उस चीज को खा जाता था जिस पर उसकी नजर पड़ती थी। हकीकत में इसका शाही रसोई से कोई लेना देना नहीं था। बहुत पहले से बेली जिया जुए अपने छोटे भाई की विशाल भूख के बारे में जानता था, इसलिए उसने शाही रसोई को 24 घंटे स्टैंड बाय पर रहने और दिन में 12 बार खाना बनाने का आदेश दिया था ताकि छोटे को भूख न लगे। अगर सातवें राजकुमार की भूख की तुलना की जाए तो ये कहा जा सकता है कि जब दूसरे लड़के दोपहर की चाय के लिए केवल एक केक और कुछ फल खा पाते थे, तो छोटा सातवां राजकुमार 10 मांस के बंद मीट बंस और एक साइड डिश खत्म कर सकता था। स्नैक्स तो उसके लिए सिर्फ स्टार्टर थे। शुरुआत में उन्होंने सोचा था कि इतनी तैयारी के साथ छोटा सातवां राजकुमार निश्चित रूप से तालाब की सुनहरी मछलियों पर नजर नहीं गड़ाएगा। रिटायर्ड सम्राट ने पहले ही कई बार अपनी गायब होती मछलियों के बारे में पूछा था और हर बार वे जवाब देने में असमर्थ थे। वे केवल सातवें राजकुमार के लिए अतिरिक्त भोजन जोड़ते रहे। उन्हें क्या पता था कि वह तालाब की आखिरी सुनहरी मछली को भी नहीं बख्शेगा। नपुंसक सन ने गहरी सांस ली। छोटा लड़का अपना भोजन खोने के बावजूद हताश नहीं हुआ और बेली जिया जुए के पीछे हो लिया। उसकी ऊंचाई बेली जिया जुए की जांघ तक ही पहुंचती थी और उसका गंभीर चेहरा उसे बहुत प्रभावशाली और दबंग बना रहा था, जैसे कि वह पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को काट लेगा। लुक ऑफ ट्रायम्फ। साधारण लोग उनके पास आने की हिम्मत नहीं करते थे। ऐसे में नपुंसक सन शांति से अपने दोनों मालिकों के लिए पालकी तैयार करने चला गया। अब जबकि केवल हिज हाइनेस ही महल से बाहर नहीं जा रहे थे, पालकी में और अधिक भोजन तैयार करके रखना होगा। हाँ, 20 मास के बन काम कर जाएंगे। क्या शाही रसोई के पास इतने बन बनाने का समय और जनशक्ति होगी? तीसरे भाई, आपको विशेष रूप से गुलाब ही क्यों चाहिए? छोटे लड़के ने बेली जिया जुए के बागे को पकड़ लिया, उसकी गति के साथ चलने के लिए संघर्ष करते हुए। बच्चा। बेली जिया जुए ने उदासीनता से उत्तर दिया, तुम्हारी चाची के लिए एक उपहार। वह नहीं जानता था कि गुलाब किसका प्रतीक है, लेकिन अपनी पत्नी को कैसे लुभाए। फॉर योर वाइफ नियमावली के अनुसार, जिसे वह हमेशा पढ़ती थी, गुलाब शायद सबसे अच्छा विकल्प होगा। ओपन बुक गुलाब। जैसे ही छोटे सातवें राजकुमार ने सुना कि गुलाब हेलियन वेई वेई के लिए हैं, उसने गंभीर भाव से कहा, तीसरे भाई, मुझे लगता है कि आपको तीसरी चाची को कुछ व्यवहारिक चीज देनी चाहिए, जैसे कि दादाजी के आंगन में सारस क्रेन्स का वह जोड़ा, उनका स्वाद जरूर अच्छा होगा। यमी फेस। नपुंसक सन अवाक रह गया। ऐसा क्यों लग रहा था कि वह सातवें राजकुमार को रिटायर्ड सम्राट के हालिया पसंदीदा सारस के जोड़े पर नजर गड़ाए हुए सुन रहा है। नन्हे मालिक, अगर आप इसी तरह खाते रहे तो रिटायर्ड सम्राट इसे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह आपको फिर से व्हाइट अकेडमी भेज देंगे। स्कूल नो एंट्री साइन।
सारस। बेली जिया जुए सोच में पड़ गया। नपुंसक सन की आंखें फटी रह गईं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रश्ड फेस। नहीं, बेली जिया जुए ने आगे कहा, तुम्हारी तीसरी चाची ने सोचा था कि पिछली चीजें जो मैंने उसे दी थीं, वे सब अजीब थीं। नपुंसक सन ने राहत की सांस ली। शुक्र है। रिलीव्ड फेस। छोटे सातवें राजकुमार ने चमकती आंखों से पूछा, तीसरे भाई ने तीसरी चाची को क्या दिया था? उसे भी उपहार चाहिए थे। एक कॉलर पट्टा। नपुंसक सन और छोटा लड़का इन शब्दों को सुनकर सुन्न रह गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। गहरी सांस लेते हुए नपुंसक सन ने छोटे सातवें राजकुमार का हाथ पकड़ा। नन्हे मालिक, अब से मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप दूसरों को अजीब उपहार देते हैं। अगर आप भविष्य में अपनी पसंद की लड़की से मिले तो उसे उपहार में खाना दें। खाना देना निश्चित रूप से उस कॉलर से बेहतर होगा जिसे अस्वीकार कर दिया जाना तय है। मास ग्रेटर देन। सुंदर छोटे सातवें राजकुमार ने गंभीरता से कहा, चिंता न करें नपुंसक सन, मैं खुद को तीसरे भाई की तुलना में सामान्य मानता हूँ। कूल। शाही रसोई का रसोइया जो मांस के बन देने आया था, ये सुनकर अवाक रह गया। सामान्य मेरे पैर, क्या आप आसपास पूछकर नहीं देखते कि क्या कोई बच्चा आपकी तरह टोकरियां भर भर के खाना खाता है? बेली जिया जुए ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और शाही बगीचे के पश्चिम की ओर चल दिया जहां केवल कुछ दर्जन गुलाब बचे थे। पहले तो नपुंसक सन उस माली को बुलाना चाहता था जो इन गुलाबों की देखभाल करता था ताकि वह हिज हाइनेस के लिए फूल तोड़ सके। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसने एक सफेद बागे को थोड़ा हिलते हुए देखा जिसके साथ एक सुखद खुशबू उसकी नाक तक पहुंची। फूलों की झाड़ियों के बीच खड़े बेली जिया जुए के हाथ में खिले हुए गुलाबों का एक बड़ा गुलदस्ता था। उसका लंबा बागा हवा में लहरा रहा था, एक ऐसी आकृति जो गरिमा में भव्य और शुद्ध थी, जिसे देख पाना भी एक दुर्लभ अनुभव था। वन गुलाब वन स्माइल। इस बीच हेलियन वे जिसे राजकुमार की गुलाब देने की योजना का कोई अंदाजा नहीं था, फ्यू हवेली में अपनी ठंडी और पैनी आंखों से भीड़ का जायजा ले रही थी। प्रबंधक स्टुअर्ड्स इतने समझदार थे कि वे जान गए थे कि हेलियन गुआंगियाओ अपनी शक्ति खो चुका है। वे एक एक करके खड़े होने लगे और हेलियन परिवार के उत्तराधिकारी के आने और कबीले में समृद्धि लाने के जयकारे लगाने लगे। मेगाफोन हरे। वे उनकी बातों में नहीं आए। वो अच्छी तरह जानती थी कि हालांकि इन लोगों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए वह एक हल्की मुस्कान के साथ मुख्य कुर्सी पर बैठ गई और बोली, मुझे यकीन है कि आप सभी जानते हैं कि मैंने पहले कभी कबीले की बैठक क्लैन मीटिंग में भाग नहीं लिया है, इसलिए मुझे पारिवारिक मामलों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जापानी महल। इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाती, उनमें से एक ने अपनी वफादारी जतानी शुरू कर दी। बड़ी युवा मिस, आप हमारे होते हुए निश्चिंत रह सकती हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं बड़ी मिस, हमारे रहते आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक अन्य व्यक्ति बोल पड़ा। हेलियन वे ने दोनों प्रबंधकों पर नजर डाली, उसके चेहरे की मुस्कान टस से मज नहीं हुई। ठीक है, फिर मैं चाहती हूं कि आप सभी रिपोर्ट करें कि आप किस किस संपत्ति प्रॉपर्टी के प्रभारी थे। क्लिपबोर्ड। वे की बात सुनते ही अधिकांश प्रबंधकों के चेहरों की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उसके जैसी नन्ही छोकरी सत्ता में कदम रखते ही इतनी आसानी से उन पर अधिकार जमा लेगी। अपनी संपत्ति की रिपोर्ट करने का मतलब था अपने सारे राज और विवरण उजागर करना। प्रबंधक एक दूसरे की ओर देखने लगे और वे की बातों में हाँ मिलाने पर पछताने लगे। रश्ड फेस। लेकिन जैसे उसने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा हो, वे ने अपने बगल में खड़े नौकरों को आदेश दिया, सभी प्रबंधकों को कागज और कलम बांट दो ताकि उनसे कुछ भी छूट न जाए। डॉक्यूमेंट। इसका मतलब था कि उनके लिए उसे मूर्ख बनाना नामुमकिन था। प्रबंधकों ने अपने दांत पीसे और अपना पछतावा मन में ही दबा लिया। उन्हें लालच में आकर ऐसे दानव डेमन को मुखिया नहीं चुनना चाहिए था। वे देखने में भले ही शांत और बेगुनाह लग रही थी, लेकिन वास्तव में उसमें कुछ ऐसा था जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे और जो उन्हें चौकन्ना रख रहा था। फिर भी वे ऐसी किसी भी बात पर सहमत नहीं होते जो उनके स्वार्थ को नुकसान पहुंचाए। बड़ी युवा मिस। एक बड़े पेट और मांसल चेहरे वाला प्रबंधक तुरंत खड़ा हो गया, अगर आप हमें इस तरह नियंत्रित करेगी तो आप हमसे काम करने की उम्मीद कैसे कर सकती हैं? वे की मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। नियंत्रण? मैं बस वह सामान्य चीजें जानना चाहती हूं जो आप सब करते हैं। इसे नियंत्रण कैसे माना जा सकता है? आप हमसे हमारी संपत्ति लिखवा रही हैं, क्या ये हमें रोकना नहीं है? प्रबंधक ने उत्तेजित होकर कहा। नीचे बैठी भीड़ में भी बेचैनी और अशांति के लक्षण दिखने लगे।
हेलियन वेई वेई ने अपने हाथ में पकड़ा चाय का प्याला आराम से नीचे रखा। दा जोंग, लाओ यंग, स्टीवर्ड वान को मेरी कार्यशैली दिखाओ। हाई वोल्टेज। भीड़ अभी उसकी बात का मतलब समझ भी नहीं पाई थी कि कड़क की आवाज आए। स्टीवर्ड वान के पीछे दो आदमी प्रकट हुए। उनमें से प्रत्येक ने एक हथियारबंद लंबी पाइप बंदूक पकड़ रखी थी जो एक आदमी जितनी ऊंची थी, और उनका नजारा ही डर पैदा करने के लिए काफी था। गन फेयरफुल फेस, इसे चखने दो। उसके मुंह से बस ये साधारण शब्द निकले। तुरंत स्टीवर्ड वान को उन आदमियों में से एक ने जोरदार लात मारी और वह 1 मीटर दूर जा गिरा। टक्कर। विद्रोह करना चाह रहे प्रबंधक अपनी जगह पर जम गए और अलग अलग विचारों के साथ वेई वेई की ओर देखने लगे। वेई वेई ने मुस्कान के साथ कहा, मुझे वास्तव में हिंसा और हत्या से नफरत है जब तक कि मुझे बहुत ज्यादा मजबूर न किया जाए, इसलिए कृपया सज्जनों, मुझे आशा है कि आप स्थिति को समझ रहे होंगे। स्माइल कुकिंग नाइफ। प्रबंधक ठिठक गए और अपनी अपनी सीटों पर वापस चले गए। वे कैसे भूल सकते थे कि गुप्त सेना हिडन आर्मी ने पहले ही उसे अपना मालिक स्वीकार कर लिया है। अब से उन्हें कुछ भी करने से पहले अपनी जान के खतरे के बारे में सोचना होगा। उस पल बिना किसी कारण के लोगों को हेलियन वेई वेई में उस बुजुर्ग शख्स ओल्ड मास्टर हेलियन की छवि दिखने लगी, जो ड्रैगन के सिर वाली लाठी पर झुककर आदेश दिया करते थे। ड्रैगन। दबाव और अपराधबोध की भावना उमड़ने से उनके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। आखिरकार उनमें से अधिकांश ने ओल्ड मास्टर हेलियन को धोखा दिया था, जिन्होंने उन्हें पाला पोसा और प्रशिक्षित किया था। अब उन्हें समझ आया कि गुप्त सेना यहाँ क्यों थी। वेई वेई अपना अधिकार दिखा रही थी। वो उन्हें अपनी सीमा में रहने के लिए कह रही थी, वरना उनकी जान खतरे में पड़ सकती थी। रस्ट फेस, ठंडा पसीना। हेलियन गुआंग याओ की सेवा करने वाले गुर्गे की पूरी पीठ पसीने से भीग गई थी और वह कागज पर अपनी संपत्ति का विवरण लिखते समय कांप रहा था। इकट्ठा किए गए कागजों को देखते हुए वेई वेई ने संतुष्टि में मेज को 2 बार थपथपाया और विनम्रता से कहा, अच्छा, मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से हेलियन परिवार एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ेगा। ये सब बड़ी युवा मिस की बुद्धिमत्ता का फल है। प्रबंधकों ने अपने चेहरों पर जबरदस्ती मुस्कान बिखेरी, जबकि वे मन ही मन दुखी थे। वेई वेई ने दा जोंग और अन्यों पर एक नजर डाली और धीमी आवाज में कहा, अब तुम बंदूकें रख सकते हो। खटाक। बंदूकों की आवाज से प्रबंधक मौत के डर से कांप गए, भले ही वे अभी भी झुकने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगा कि भले ही वेई वेई मुखिया बन गई है, लेकिन शाही दरबार में उसका कोई पद या उपलब्धि नहीं है। एक नए मुखिया के रूप में उसे 1 महीने के भीतर खुद को साबित करना होगा, वरना उससे मुखिया के अधिकार से हटा दिया जाएगा। सैन टाइमर। वे फिलहाल चुपचाप व्यवहार करने के लिए काफी धैर्यवान थे। वे बस इंतजार करना चाहते थे कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। उन्हें लगा कि एक दिन वेई वेई को उनके तलवे चाटने पड़ेंगे। आखिर वह अभी बहुत छोटी और भावुक थी। गुप्त सेना के साथ भी वह बहुत दूर तक नहीं जा पाएगी। ये लोग तुम्हारे सामने हार नहीं मानेंगे। ची यान ने अपनी चमकती आंखों से प्रबंधकों को सम्मानपूर्वक जाते हुए देखते हुए कहा। आलस से अपना चेहरा अपने हाथ पर टिकाते हुए वेई वेई ने खानदान की नियमावली के पन्ने पलटे और शरारत से मुस्कुराई। वे सोचते हैं कि मैं बिना किसी पद या उपलब्धि के महीना पूरा नहीं कर पाऊंगी। ऐसा लगता है कि मुझे शाही अधिकारी इंपीरियल ऑफिशियल बनने का कोई रास्ता खोजना होगा। स्क्रॉल स्मर्क। ची यान की जलती हुई आंखों ने उसके चेहरे को देखा और उसकी तीव्र दृष्टि अंततः वेई वेई की गर्दन पर जा रुकी। ये सोचकर कि उसकी गर्दन पर फिर से कुछ निशान है, वेई वेई ने अनजाने में उसे अपने हाथ से ढक लिया। तभी ची यान ने स्पष्ट रूप से कहा, तुम वाकई बदल गई हो। वेई वेई को लगा कि यह चर्चा के लिए एक असुरक्षित विषय है। ची यान चतुर था और ओल्ड मास्टर हेलियन के प्रति बहुत वफादार था। अगर उसे पता चला कि वह असली हेलियन वेई वेई नहीं है, तो परिणाम अनियंत्रित हो सकते थे। लोग बदलते हैं। वेई वेई ने इस विषय से बचने की कोशिश की। एंटी क्लॉकवाइज एरोज। हालांकि ची यान ने अचानक एक बम फोड़ दिया। क्या इसलिए तुम भूल गई हो कि तुम मुझे कैसे पसंद किया करती थी? बम। कौन किसे पसंद करता था? हेलियन वेई वेई स्तब्ध रह गई। क्या पुरानी हेलियन वेई वेई केवल मुरोंग चांगफेंग से शादी नहीं करना चाहती थी? ऐसा लगता है कि तुम वाकई इसके बारे में भूल गई हो। ची यान ने अपनी चाय का एक घूंट लेते हुए धीरे से कहा, हालांकि गुप्त सेना को ढूंढने से पहले मैंने 2 बार तुम्हारी जान बचाई थी। एक बार पुष्प प्रशंसा उत्सव फ्लावर एप्रिशिएशन फेस्टिवल के दौरान, जहां कोई तुम्हारा अपमान करने वाला था। चेरी ब्लॉसम। उसकी बातें सुनकर वेई वेई की आत्मा हिंसक रूप से डगमगा गई। वेवर्ड, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ छवियां कौंधी
जहां वह एक खिलते हुए बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी और दर्द भरे दिल से किसी की जाती हुई परछाई को देख रही थी। झड़ता वृक्ष, दिल टूटना, डिजी डिजी स्माइल। उसने पुरानी वेई वेई ने मुरोव चांद फैन के साथ अपनी शादी को आगे बढ़ाने की उत्सुकता सिर्फ इसलिए दिखाई थी क्योंकि वह अपने दर्द को छिपाना चाहती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने चुनिंदा रूप से उस आदमी को भुला दिया जिसने उसे असहनीय दर्द दिया था, ठीक वैसे ही जैसे उसने जानबूझकर अपनी मां की मृत्यु की सच्चाई को भुला दिया था। जैसे ही उसकी यादें फिर से ताज़ा होने लगीं, उसने पास से अपनी ओर आ रही आकृति पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि कई अन्य लोगों ने हलचल को महसूस किया और जैसे ही वे देखने के लिए मुड़े, उनकी आंखें विस्मय और आश्चर्य से भर गईं। स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस वन। चेहरे पर बिना किसी भाव के आकर्षक बेली जिया जुए ने अपने हाथ में गुलाबों का गुलदस्ता थाम रखा था। वह अकेला खड़ा था और उसकी नजरें सीधे उस आदमी पर टिकी थीं जो हेलियन वेई वेई के सामने खड़ा था। बहुत तेजी से उसकी तीव्र आंखों में अंधेरा छा गया। अमावस्या। हेलियन वेई वेई के अंग अकड़ने लगे, मानो उसका शरीर अब उसके बस में न रहा हो। मुट्ठी बांधकर उसने उस भारीपन को संभालने की कोशिश की जो वह महसूस कर रही थी। वेई वेई। जब भी हेलियन वेई वेई अतीत को याद करती थी तो वह उसमें खो जाने से खुद को रोक नहीं पाती थी। अगर वह जानी पहचानी आवाज उसे न पुकारती तो वह अब तक यादों में बह चुकी होती। तेजी से वह होश में आए और खुद को संभाला। राजकुमार के हाथों में गुलाबों का लाल रंग और उनकी सुंदरता एक अनकही कशिश पैदा कर रही थी। हालांकि बेली जिया जुए गुलाब लेकर क्यों आए हैं और उनके चेहरे के भाव इतने नाखुश क्यों लग रहे हैं? गुलाब। इससे पहले कि हेलियन वेई वेई एक शब्द भी कह पाती, किसी ने उसकी कमर के चारों ओर अपना हाथ डाल दिया और गुलाबों को उसके हाथ में थमा दिया। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो पूरी तरह मुस्कान नहीं लग रही थी। हैरान होकर वेई वेई ने अपनी भौहें उठाईं। हिज हाइनेस को समझना सबसे मुश्किल तब होता था जब वे इस तरह के मूड में होते थे। उसने सोचा, शायद कुछ कहने का समय आ गया है। क्या ये मेरे लिए है? गुलाब क्वेश्चन मार्क। गुलाब बहुत सुंदर हैं, मुझे ये पसंद आए। जो भी हो, वह पहले उन्हें खुश करना चाहती थी। स्माइल। बेली जिया जुए ने वेई वेई की ओर देखा और पास झुककर अपनी लंबी और पतली उंगलियों से उसके कानों के पीछे बालों की कुछ लंटें की। एक गहरी और शातिर आवाज में उसने फुसफुसाते हुए कहा, तो फिर तुम इस बारे में सोच सकती हो कि बाद में तुम इसकी भरपाई कैसे करोगी। शहद का घड़ा स्मर्क। गुलाबों पर वेई वेई का हाथ ठिठक गया और उसके कानों के सिरे लाल हो गए। फ्लश्ड फायर। उसे इस तरह देखकर बेली जिया जुए की आंखों की बर्फ थोड़ी पिघली। कबीले की बैठक अब तक खत्म हो जानी चाहिए, तुम कब निकलोगी? क्या आप मुझे लेने आए हैं? हेलियन वेई वेई ने अपनी खुशी छिपाने की कोशिश की। खैर, हम अभी निकल सकते हैं। मुझे वैसे भी दादाजी सम्राट से कुछ मामलों पर चर्चा करनी है। बात करते हुए वेई वेई ने अपना सिर घुमाया और ची यान की ओर देखा। जनरल ची, अतीत में मुझे बचाने के लिए आपका धन्यवाद। पहले वेई वेई ने जो भी अपमानजनक शब्द कहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें नजरअंदाज करेंगे। तब मैं छोटी थी और मेरी कल्पना बहुत अधिक सक्रिय थी। फोल्डेड हैंड्स वन। ची यान ने अर्थपूर्ण आंखों से उसकी ओर देखा और धीरे से उत्तर दिया, मैंने इसे कभी अपमानजनक नहीं माना। ओह, इसका क्या मतलब है? वह इसका क्या जवाब दे? स्पीच बलून। सहज रूप से वेई वेई ने बेली जिया जुए की ओर देखा और उनके लुभावने सुंदर चेहरे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि उनकी मुस्कान खुशी की वजह से थी। हिज हाइनेस जैसा व्यक्ति वास्तव में खुश होने पर कभी ऐसा नहीं मुस्कुराता। जैसा कि अपेक्षित था, बेली जिया जुए ने उसे और करीब से पकड़ लिया और ची यान की ओर देखते हुए मजाकिया आवाज में कहा, भविष्य में इन बेतरतीब विचारों को रोकना ही बेहतर होगा, वरना कोई इसे गंभीरता से ले सकता है। सोचिए इसे सुलझाना कितना विनाशकारी होगा। क्या आप सहमत नहीं हैं, मास्टर ची? सांप। छोटा सातवां राजकुमार, जो पास से ये सब सुन रहा था, ने सोचा कि उसके तीसरे भाई की जुबान और भी तेज हो गई है। उसे भविष्य में आज्ञाकारी रहना होगा, वरना वह भी उनकी तीखी जुबान का शिकार बन जाएगा। बच्चा। चियान चुप रहा और बेली जिया जुए को अपनी गहरी आंखों से देखता रहा। किसी कारण से वेई वेई को हवा में तनाव महसूस हुआ। बेली जिया जुए ने उसे सोचने का मौका नहीं दिया और फिर से गहरी आवाज में कहा, क्या तुम दादाजी से चर्चा नहीं करना चाहती थी? हमें जल्द वापस चलना चाहिए, वरना बूढ़े आदमी को आराम की जरूरत होगी। ठीक है। वेई वेई स्वभाव से बहुत अधिक भावुक नहीं थी और अपनी आत्मा की अस्थिरता के बाद उसने सोचा कि ओस्मांतस केक खाकर सब कुछ पचा लेना ही बेहतर है। उसने पूछा, आप किस घोड़ा गाड़ी में आए हैं? शॉर्ट केक।
बेली जिया जुए ने सवाल के उद्देश्य पर हैरान होकर भौहें उठाईं। मैं उस वाली में आया हूँ। ओह, ये तो अच्छा है। चूंकि आपकी घोड़ा गाड़ी बड़ी है, तो इसमें मेरे नाश्ते के सारे डिब्बे आ जाएंगे और मैं और छोटा सातवां राजकुमार उन्हें खा सकेंगे। वेई वेई के मन में जो आया, उसने बोल दिया। यमी फेस। ची यान के होठों के कोने फड़फड़ाए। क्या पूरी बातचीत सुनने के बाद उसकी यही प्रतिक्रिया थी? दूसरी ओर बेली जिया जुए अपने शिकार की इस धीमी समझ भावनात्मक मामलों में से बेहद संतुष्ट लग रहा था और हंसते हुए बोला, मैंने पहले ही तुम्हारे नाश्ते के डिब्बों में ताज़ा जलपान और संरक्षित फल रखवा दिए हैं। गाड़ी में नई चाय भी है, तुम बाद में यात्रा के दौरान ले सकती हो। आरू, ठीक है, वे ने खुशी खुशी जवाब दिया। छोटे सातवें राजकुमार को चियान के लिए दुख महसूस हुआ। वह छोटे छोटे कदमों से अपने तीसरे भाई और तीसरी चाची के साथ चल दिया। पद चिन्ह। वहां से जाते समय वे ने अनैच्छिक रूप से अपना सिर घुमाकर चियान को देखा। वह स्वामी, जिसे हमेशा नीलम जैसा शीतल कूल इज जेड कहा जाता था, अपना सिर झुकाए खड़ा था, जिससे अकेलापन झलक रहा था। पेंसिव फेस। क्या बात है, जाने का मन नहीं है? बेली जिया जुए की दूसरी मुट्ठी भिंच गई, लेकिन उनकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। वे ने जल्दी से उस अजीब भावना को झटक दिया, मुझे जाना है। तो फिर पीछे मुड़कर मत देखो। बेली जिया जुए उसे कभी नहीं बताएगा कि जब उसने वे की आंखों में चियान के लिए वह भाव देखा, तो उसे कितना असुरक्षित और घबराया हुआ महसूस हुआ। अमावस्या। हाँ, असुरक्षित और घबराया हुआ। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि एक दिन उसका शिकार उसकी ओर नहीं बल्कि किसी और की ओर देखेगा। वह क्या कर सकता था? शायद वह खुद उसके पैर तोड़ देता ताकि वह कहीं न जा सके। या शायद वह सबको मार डालता। उसे न खोने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था, चाहे इसके लिए उसे दानव ही क्यों न बनना पड़े। छोटा सा भूत राक्षस। अचानक वे ने पश्चिम से काले बादलों का समूह उमड़ते देखा। वह समझ नहीं पाई कि मौसम इतनी जल्दी क्यों बदल गया, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके हाथों को थामने वाले हाथ असाधारण रूप से ठंडे थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उन हाथों को अपने होठों के पास रखा और उन पर गर्म हवा फूंकी। फिर उसने ऊपर देखा और जोर देकर कहा, भविष्य में जब भी बाहर जाएं तो कपड़ों की अधिक परतें पहनना याद रखें। तापमान में बदलाव बहुत ज्यादा है। आपकी सेवा करने वालों को बेहतर पता होना चाहिए और आपके लिए एक बाहरी बागा तैयार रखना चाहिए। फायर। उसकी उंगलियों की गर्माहट उसके दिल के अंधेरे कोनों में फैल गई। अनजाने में बेली जिया जुए के होठों पर मुस्कान आ गई। ठीक है, मैं समझ गया। तुम कब से नपुंसक सन की तरह इतनी बातूनी हो गई हो। स्माइल। एक मिनट रुकिए। वे ने सोचा कि यह कुछ प्यार भरा इजहार करने का सही समय है। उसने अपनी क्वोट योर वाइफ मैनुअल के पन्ने पलटे और बहुत कोमलता से जवाब दिया, भले ही मैं बातूनी हूं, मैं केवल आपके लिए बातूनी हूं। ओपन बुक। हाँ, उपन्यासों में दबंग राष्ट्रपति हमेशा इसी तरह के वाक्यांशों का उपयोग करके सामने वाले पर अपना दबदबा बनाते हैं। कूल फायर। छोटा सातवां राजकुमार अवाक था। वह ये दृश्य सहन नहीं कर सका। उसके तीसरे भाई के लिए यह वाकई कठिन था जब उसका जीवन साथी उसकी तीसरी चाची जैसा कोई हो। क्लैपबोर्ड। स्माइल विद हॉर्न्स दिल फायर। बेली जिया जुए को बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई क्योंकि उन्होंने हिलियन वेई के दिमाग में आने वाले विभिन्न विचारों का शांति से जवाब दिया। वह पूरी तरह से सहयोग कर रहे थे और उनके पत्नी को लुभाने, वाइफ कॉटिंग के आनंद में बाधा नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने बस धीरे से उसका सिर सहलाया और उसकी बातों पर शांति से सहमति जताई। रिलीव्ड फेस। हिलियन वेई को लगा कि यह उसकी पूरी तरह से जीत है। कम से कम यह उसे पालतू बनाने का एक सफल प्रयास था। ट्रॉफी। जैसे ही वह गाड़ी में बैठी थी, उसने स्वीकार किया कि उसने अतीत में ची यान के सामने प्यार का इजहार किया था। उसने थोड़े परेशान भाव से पूछा, अब मैं उसका सामना कैसे करूंगी? रश्ड फेस। क्या तुम्हें नहीं पता? बेली जिया जुए ने उसकी बात सुनकर आलस से वापस सवाल किया। हिलियन वेई ने अपनी लंबी टांगें एक के ऊपर एक रखीं और मुंह में ओस्मांथस केक चबाते हुए पूछा, मुझे क्या पता होना चाहिए? शॉर्ट केक। ची परिवार के लोग महिलाओं के बहुत शौकीन नहीं लगते, बेली जिया जुए ने स्पष्ट तरीके से कहा। वे के चेहरे पर तुरंत समझ आ जाने वाले भाव उभरे। फिर उसने पूछताछ की, क्या आप कह रहे हैं कि ची यान गे समलैंगिक है? खैर, यह संभव हो सकता है। मैं देख सकती हूं कि वह अन्य महिलाओं के बहुत करीब नहीं है। भले ही वह बहुत प्रभावशाली है, लेकिन उसके नीचे कोई महिला नौकरानी नहीं है। अस्टोनिश्ड फेस। छोटा सातवां राजकुमार केक खाते समय अचानक अपने दांत पीसने लगा।
उसके तीसरे भाई ने चियान को गे कहना शुरू कर दिया था ताकि तीसरी चाची अपनी भावनाओं को अंकुरित होने से पहले ही कुचल दे। क्या ये थोड़ा बेशर्मी भरा नहीं है? बच्चा क्रोध। इस विचार के साथ नन्हे राजकुमार ने अपना सिर घुमाया और अपने तीसरे भाई को देखा। बेली जिया जुए शांति से अपनी चाय पीते रहे जिससे वे उनकी बातों का गलत मतलब निकालती रही। एक निश्चित कोण से तीसरे राजकुमार की बातें वास्तव में सच थीं। चियान महिलाओं के बहुत करीब रहना पसंद नहीं करते थे, शायद ही कोई महिला उनकी नजर में आती थी। हालांकि जिस तरह से उन्होंने बात की, इसलिए तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भविष्य में उसका सामना कैसे करना है। बस उससे दूर रहो और अतीत की किसी भी बात का जिक्र मत करो जिससे तुम दोनों को अजीब महसूस हो। हेलियन वेई ने सिर हिलाया और आलस से जम्हाई लेते हुए कहा, अगर भविष्य में कुछ बड़ा नहीं हुआ तो मैं अब उससे कोई वास्ता नहीं रखूंगी। मुझे आश्चर्य है कि पिछले जन्म में मेरा उस पर कितना कर्ज था। शुक्र है वो गे है। स्लीपिंग हरे जब तक उनका एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं होगा उनके रिश्ते में प्रगति की कोई गुंजाइश नहीं होगी। बेली जिया जुए ने वेई को अपने ऊपर झुकने दिया। उनके दिमाग में कई विचार चल रहे थे और उनके होठों का कोना थोड़ा ऊपर उठ गया। वह अपनी हड्डियों तक बस दुष्ट ही थे। स्माइल विद हॉर्न्स छोटा सा भूत। छोटे सातवें राजकुमार ने अपने हाथ की तीनों मिठाइयां एक बड़े कौर में खा ली और अपने फूले हुए गालों के साथ मन ही मन सोचा, बेचारा चियान, जिस महिला को वह पसंद करता है वह सोचती है कि वह गे है। आह, पेंसिव फेस डोनट। खैर, उसे सभी महिलाओं में से तीसरी चाची से ही प्यार क्यों करना पड़ा। तीसरे भाई का कब्र खोदने, दुश्मनों को खत्म करने का हुनर पूरे देश में कुख्यात है। उनका जरा सा स्पर्श किसी को भी तुरंत गायब कर सकता है, जिसका नामो निशान तक नहीं बचेगा। चियान को शायद अंत तक कभी समझ नहीं आएगा कि वह क्यों हारा। रनिंग डैश। युआन मिंग फैंटेसी स्पेस में था जब उसने ये सुना। उसकी आंखें एक अभूतपूर्व बेचैनी से भरी थी जब उसने पूछा, स्त्री, अभी क्या हुआ? वाइटी और मैं तुम्हें बुलाते रहे लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। तुमने हमारे बीच के अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट को लगभग तोड़ ही दिया था। बवंडर। हेलियन वेई ने अपनी आंखें मूंद ली। उसकी आवाज काफी शांत थी जब उसने कहा, ये पिछली हेलियन वेई है। वह चियान को बहुत पसंद करती है और मुझे हटाकर वापस आना चाहती है। अर्धमूर्ति नो एंट्री साइन। यह अजीब है। युआन मिंग ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा, सच तो यह है कि तुमने वास्तव में इस शरीर पर कब्जा पजेस नहीं किया है। कब्जा करने का मतलब है कि जब वह जीवित हो तब तुम्हारी आत्मा ने उसके शरीर पर अधिकार कर लिया हो। हालांकि जब तुम इसमें दाखिल हुई तो मुझे महसूस हुआ कि इस शरीर में अब कोई जीवित आत्मा नहीं बची थी। ये केवल एक निष्प्राण खाली खोल था। तो पिछली हेलियन वेई वापस कैसे आ सकती है? वेई ने अपनी आंखें झुकाईं और दावा किया, लेकिन वह वास्तव में वापस आना चाहती है। पिछले कुछ दिनों से उसे सता रहे बुरे सपने और उसकी पिछली प्रतिक्रिया इस बात की पुष्टि कर सकते थे। निद्रालु। इस क्षण वाइटी, जो अब तक चुप था, अंततः बोला, क्या यह एक मृत आत्मा डेड सोल हो सकती है? भूत। एक मृत आत्मा। वेई ने अपनी भौहें उठाईं और मन ही मन सोचा, यह क्या बकवास है। युआन मिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ी और बीच में कहा, सामान्य लोग आमतौर पर मृत आत्मा नहीं बनते। मत भूलो कि हेलियन वेई एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह फीनिक्स गर्ल का पुनर्जन्म है। वाइटी ने ठंडे स्वर में कहा, उसमें एक्सोर्सिस्ट ट्राइब, एक्सोसाइजिंग ट्राइब की क्षमता है। फायर। युआन मिंग ने अपने होंठ सिकोड़े और अचानक दुष्टता से मुस्कुराया, इसीलिए मुझे एक्सोर्सिस्ट ट्राइब के लोग पसंद नहीं हैं। वे तिलचिट्टो कॉकरोचेस की तरह हैं जो कभी खत्म नहीं होते। छोटा सा भूत। वाइटी ने कोई टिप्पणी नहीं की। युआन मिंग ने अपनी नजरें नीची की और बात जारी रखी, भले ही वह एक मृत आत्मा है, वेई के शरीर पर इतनी आसानी से आक्रमण नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत प्रबल है। इस सब के पीछे निश्चित रूप से कोई न कोई है। मुखौटा। युआन शियाओमी। वेई ने आलस से कहा, मेरे साथ हुई घटना और अकादमी में आक्रोश की आभा, ऑर्डर ऑफ रिजेंटमेंट बनने के पीछे एक ही व्यक्ति होने की कितनी संभावना है? युआन मिंग ने शरारत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 70%। स्मर्क। मैं कहूंगी कि यह 90% है। वेई ने हंसते हुए कहा, दुर्भाग्य से वह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है और 4 बुजुर्ग 4 एल्डर्स उसे ढाल दे रहे हैं, रहस्य को धुंधली छाया में छिपा रहे हैं। ऐसा लगता है कि उसकी असली पहचान उजागर करने के लिए हमें उन 4 बुजुर्गों को रास्ते से हटाना होगा। हेलियन परिवार के लोग अभी भी मेरे पक्ष में नहीं हैं, इसलिए मुझे पहले अपना नाम बनाना होगा ताकि मैं अपनी संपत्ति पर उचित रूप से दावा कर सकूं।
जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं उससे निपटूंगी। युआन मिंग ने अपनी भौहें उठाईं और पूछा, क्या तुमने कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है? वह व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं रुकूं। जैसे ही वेई वेई अपनी चेतना के माध्यम से उनसे संवाद कर रही थी, उसने अपने बगल में खड़े बेली जिया जुए की ओर देखा और जारी रखा, हालांकि मुझे ये करना ही होगा, मेरे पास अपने कारण भी हैं। मुकुट। युआन मिंग ने उसकी नज़र को देखा और उसे धीरे से याद दिलाया, अंत में उसे अपना दिल देने से सावधान रहना, ये तुम्हें टुकड़ों में तोड़ सकता है। दिल टूटना वार्निंग साइन, वह इसके लायक है। ये 3 शब्द उसके लिए सब कुछ समझाने के लिए काफी थे। चमकता दिल। वेई वेई इस मामले पर बहुत देर तक नहीं रुकना चाहती थी। उसने अपना सिर झुकाया और मन ही मन सोचा, मेरे पास केवल 1 महीना बचा है, मैं इतने कम समय में अपना नाम कैसे बना सकती हूँ? जब तक कि मेरा तबादला राजधानी से बाहर न हो जाए। आधुनिक समय में, जब वह भाड़े के सैनिकों मर्सनरी की प्रभारी थी, उसने राजनीतिक हलकों के कई सदस्यों के साथ व्यवहार किया था। उच्च पदस्थ अधिकारियों की असली संतानें राजनीति में प्रवेश करने के बाद अपना नाम बनाने के लिए राजधानी छोड़ देती थीं। राजनेता बनने की कला, चाहे प्राचीन काल हो या आधुनिक युग, लगभग एक जैसी ही थी। क्या मुझे अन्य इलाकों में तबादले की कोशिश करनी चाहिए? हालांकि न केवल वह किसी प्रभावशाली परिवार की संतान थी, बल्कि वह एक पुरुष भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसे दादाजी सम्राट से बात करनी होगी और उनसे ऐसी पहचान देने के लिए कहना होगा जो उसे राजधानी से दूर तबादला करने की अनुमति दे। स्क्रॉल। जैसे ही उसके विचारों का सिलसिला समाप्त हुआ, उसने अपना विचार बेली जिया जुए को बताया। बेली जिया जुए धीरे से हंसे और जवाब दिया, चूंकि तुम तबादला कर रही हो, तो तुम्हें एक सैन्य सलाहकार मिलिट्री एडवाइजर की आवश्यकता होगी। हाँ, मैं मूल रूप से चाहती थी कि चियान मेरे साथ जाए, लेकिन वेई वेई ने बस एक आह भरी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस महत्वपूर्ण क्षण में एक महान जनरल को खो देगी। पेंसिव फेस। बेली जिया जुए की पकड़ अपने हाथ में पकड़े चाय के प्याले पर और मजबूत हो गई। फिर वह आगे झुके और हल्के से उसकी ठुड्डी पकड़ते हुए कहा, तो तुम कह रही हो कि तुम मुझे त्यागना चाहती हो और अकेले महल छोड़ना चाहती हो? क्रोध। ऐसा नहीं है। वेई वेई ने अपनी जुबान काटी और एक बहुत ही ईमानदार मुस्कान दी। ग्रिन वन। बेली जिया जुए ने अपनी भौहें थोड़ी उठाईं, लेकिन उन्होंने उसके जवाब की सच्चाई की और जांच नहीं की। उन्होंने बस उसके होठों को चूमा और कहा, तुम जा सकती हो। चुंबन का चिन्ह पेडेस्ट्रियन। मुझे अपना सैन्य सलाहकार नियुक्त कर लो। बेली जिया जुए ने अपनी शांत और चुंबकीय आवाज में बात जारी रखी। हेलियन वेई वेई की आंखें चमक उठी। स्माइलिंग फेस। इसमें कोई शक नहीं कि अगर हिज हाइनेस उसके साथ होते तो ये सबसे अच्छा होता। राजनीति में उनका अनुभव उससे कहीं ज्यादा था। 1। हालांकि क्या आपके बिना शाही महल ठीक रहेगा? वेई वेई शाही दरबार की वर्तमान अस्थिर स्थिति को लेकर चिंतित थी। बेली जिया जुए ने अपने हाथ में चाय का प्याला घुमाते हुए कहा, क्या तुमने मुझे कभी पूरे दिन शाही महल में रुकते देखा है? दादाजी राजधानी की कमान संभाल रहे हैं, सब ठीक रहेगा। अगर मेरा तबादला होता है तो इसके अपने फायदे भी हैं। जापानी महल, वे क्या हैं? वेई वेई को अंदाजा नहीं था कि यह बेली जिया जुए के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। उन्होंने शांति से कहा, भविष्य में मेरा प्रिंस रीजेंट राजप्रतिनिधि बनना तय है, इसलिए मुझे अपनी अंतिम पदोन्नति को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अभी कुछ उपलब्धियां हासिल करने की जरूरत है। कुछ लोगों का प्रभाव राजधानी में बहुत गहरा है, उन्हें यहां से उखाड़ना बहुत कठिन होगा। बाहर से परत दर परत खुदाई करना शायद ज्यादा आसान हो। अमावस्या। हेलियन वेई वेई बिना नाम लिए ही समझ गई कि बेली जिया जुए का इशारा किसकी ओर था। सोचा जाए तो ये तर्कसंगत था। 4 प्रभावशाली परिवारों का जाल बहुत फैला हुआ था। एक छोटी सी हलचल भी प्रतिक्रियाओं की बड़ी लहर पैदा कर देती थी। राजधानी में उनकी जड़ें बहुत गहरी थीं, शायद राजधानी के बाहर से उनके संबंधों का पता लगाना ज्यादा प्रभावी होता। इस विचार के साथ वेई वेई ने अपनी एकमात्र चिंता छोड़ दी। दोनों ही बहुत फुर्तीले थे, इसलिए महल लौटते ही उन्होंने तुरंत रिटायर्ड सम्राट से मुलाकात की। उनकी बात सुनने और विचार करने के बाद रिटायर्ड सम्राट ने मुस्कान के साथ कहा, मैं प्रभावित हूं कि तुम दोनों की सोच इतनी गहरी है। ज्यूए, तुम सही कह रहे हो, लेकिन स्थान का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिणी क्षेत्र बहुत दूर है। पहली बात, वहां का राजनीतिक हल्का बहुत संकुचित है, इसलिए वहां प्रवेश करना व्यर्थ होगा। दूसरी बात, आपातकालीन स्थितियों के लिए ये सुविधाजनक नहीं है। लोग कहते हैं कि गरीब क्षेत्रों में योगदान देना और नाम कमाना आसान होता है। मेरी बात मानो, तुम दोनों फुपिंग फ्यूपिंग जाओ। स्क्रॉल राउंड पुशपिन। फुपिंग। हेबेई की सीमाओं के भीतर
वह जगह राजधानी से न तो बहुत दूर है और न ही बहुत पास, और अपने सुंदर परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। वेई वेई ने अपनी भौहें उठाई, उसे यकीन नहीं था कि यह वही जगह है जिसे वह जानती थी। झड़ता वृक्ष। रिटायर्ड सम्राट ने अपनी दाढ़ी सहलाए और उसे आश्वासन दिया, वही जगह है। वेई वेई ज्यूएर, इस छोटे से साधारण फुपिन काउंटी को कम मत समझना। काउंटी जितनी छोटी होती है, वहां जमींदार उतने ही ज्यादा होते हैं। वे न तो भगवान से डरते हैं और न ही सम्राट से, और धड़ल्ले से अनैतिक काम करते हैं। शाही महल में रहकर मुझे देश पर शासन करते समय हर पहलू पर विचार करना पड़ता है। अगर मैं वो काम तुम्हें सौंप सकूं जो मैं जनता के लिए खुद नहीं कर पा रहा, तो मुझे सुकून मिलेगा। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए जनता की मेहनत की कमाई लूट लेते हैं, फिर भी जनता अपना दुख जाहिर नहीं कर पाती। चाहे जबरन वसूली हो या धोखा, इन दरिंदों ने सब कुछ किया है। इस बार अपराधी को पकड़ने में मेरी मदद करो ताकि दूसरों को सख्त चेतावनी मिले। चिंता मत करो, जब समय आएगा मैं उन्हें उचित दंड दूंगा, चाहे उनके पीछे कितने भी प्रभावशाली लोग क्यों न हों। जी। हेलियन वेई वेई ने थोड़ा मुस्कुराते हुए अपने माथे के पास हाथ ले जाकर उन्हें सलामी दी। रिटायर्ड सम्राट उनकी इस हरकत पर हैरान रह गए, उन्हें समझ नहीं आया कि इस इशारे का क्या मतलब है। फिर वे जोर से हंसे और बोले, ये पगली लड़की। टीयर्स ऑफ जॉय। इस बूढ़े व्यक्ति के लिए वेई वेई का सम्मान और बढ़ गया। हालांकि उनके द्वारा की गई बहुत सी चीजें उनके नियंत्रण से बाहर हो गई थीं, लेकिन उनका हर विचार अभी भी देश के लिए था। उनके जैसा व्यक्ति समाज द्वारा सम्मानित होने के योग्य था। उनके जैसे बुजुर्ग द्वारा पाला गया राजकुमार इतना बुरा नहीं हो सकता। हिज हाइनेस की रणनीतियां थोड़ी ज्यादा शातिर और बेशर्म थीं, इसलिए वे बहुत मिलनसार नहीं लगते थे। हालांकि अंदर ही अंदर उनका इरादा नेक था। 1 हेलियन वेई वेई मुड़ी और बेली जिया जुए की ओर देखकर मुस्कुराए। वह थोड़ा हैरान था, लेकिन महल से बाहर निकलते समय उसने उसे अपने विचार समझाए। बेली जिया जुए उसे अपनी बाहों में थामकर सुनते रहे। किसे पता था कि इस नन्ही सी जान में न्याय की इतनी प्रबल भावना है। दिल, विषय मत बदलो, पहले मुझे बताओ, आज रात तुम अपने पति का शुक्रिया कैसे अदा करने वाली हो? स्मग फायर। उनकी गर्म सांसें वेई वेई के कान के पिछले हिस्से से टकराईं, और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उन्होंने उसे उठाकर शयनकक्ष स्लीपिंग चेंबर में पहुंचा दिया। वह प्रताड़ना पूरी रात चलती रही, ये क्रूर और अक्षम्य थी। वेई वेई को अंदाजा नहीं था कि उसने उन्हें कैसे उकसाया। उसे बस इतना याद था कि वह रहम की भीख मांग रही थी और अनगिनत बार उनका नाम पुकार रही थी। टायर्ड हंसिया चांद। उन्होंने उसे देर रात ही छोड़ा। अपना बायां हाथ उसकी पीठ पर थपथपाते हुए उन्होंने उसे धीमी आवाज में चेतावनी दी, अगर मैंने दोबारा सुना कि तुमने किसी और से प्यार का इजहार किया है, तो मैं तुम्हें कैद कर लूंगा। समझी? छोटा सा भूत। वेई वेई थकावट महसूस करते हुए बस उनकी बाहों में लेटी रही। क्या ये पहले से ही अतीत की बात नहीं है? ऐसा लगता है कि मैंने उनके ईर्ष्यालु स्वभाव को बहुत कम आंका है। जब वेई वेई ने ये सोचा, तो उसके होठों के कोने में एक फीकी मुस्कान आ गई। स्माइल। तुम बिना जवाब दिए बस मुस्कुरा रही हो, बेली जिया जुए ने उसकी ठुड्डी पकड़ते हुए कहा। उनके अलौकिक नैन नक्श सुंदर लेकिन दुष्ट लग रहे थे, और करीब से देखने पर उनकी वह खूबसूरत मुस्कान दुनिया की किसी भी चीज से बेजोड़ थी। स्माइलिंग फेस 1। वेई वेई ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उनकी छरहरी लेकिन शक्तिशाली कमर को पकड़ लिया। उसने ऊपर देखा और छेड़ते हुए कहा, मास्टर, जब आप जलते जेलस हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। कूल फायर। जलन। मैं जल सकता हूँ। बेली जिया जुए जोर से हंसे और फिर उसे अपनी ओर खींच लिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने कुछ गलत किया और तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत थी। वेई वेई ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे वाकई सबक की जरूरत है। अब से मैं केवल आपसे ही प्यार का इजहार करूंगी, मैं किसी और की ओर नहीं देखूंगी। हरे। बेली जिया जुए ने ठंडे स्वर में बुदबुदाया, ये हुई न बात। वेई वेई ने मन ही मन सोचा, हिज हाइनेस, क्या आपके परिवार को पता है कि आप इतने घमंडी हैं? स्मक। फुपिंग की इस यात्रा के दौरान अपना चेहरा पहले जैसा कर लो। बेली जिया जुए बहुत गंभीर लग रहे थे जब उन्होंने शांति से कहा, तुम सांवली त्वचा में अच्छी लगती हो, तुम्हें इतना गोरा होने की क्या जरूरत है? क्वेश्चन मार्क। वेई वेई ने खुद से सोचा, मैं पैदाइशी सुंदर हूं, क्या यह मेरी गलती है? तुम बहुत आकर्षक हो, मर्द तुम्हारे पीछे वैसे ही आएंगे जैसे मक्खियां और तितलियां शहद की ओर आती हैं। बेली जिया जुए ने उसे एक हाथ से गले लगाया और दूसरा हाथ अपने सिर के पीछे रखकर आराम से अपनी आंखें बंद कर ली। शहद का घड़ा। वह बस उनके शरीर पर लेटी रही, थकान उस पर हावी हो चुकी थी।
जो भी वह कह रहे हैं वही सही है। एक दबंग राष्ट्रपति, बॉसी प्रेसिडेंट के रूप में उसे छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं थी। स्लीपिंग हिस्ट्री, अभी मत सो, युआन मिंग ने फैंटेसी स्पेस से उसकी चेतना के माध्यम से उसे पुकारा। राक्षस, वे हिलने के लिए बहुत आलसी थी, उसने जवाब दिया। क्या बात है? मैंने कुछ गौर किया है, जब तुम तीसरे राजकुमार के पास होती हो तो तुम्हारी आत्मा बहुत शांत होती है। युआन मिंग दुष्टता से मुस्कुराया और आगे बोला, लगता है कि तीसरा राजकुमार काफी असाधारण है। वे ने बस जम्हाई ली और जवाब दिया, यही तो प्यार की ताकत है। स्माइलिंग फेस वन बवंडर, युआन मिंग और वाइटी दोनों अवाक रह गए। नो माउथ फेस, युआन मिंग एक दानव था। एक दानव के रूप में वह इसका कारण बहुत अच्छी तरह जानता था। उसकी राय में बेली जिया जुए के पास निश्चित रूप से कुछ छिपे हुए रहस्य थे जिन्हें वह भी उजागर नहीं कर पा रहा था। अगर वह एक साधारण व्यक्ति होते तो उनके लिए मानव और दानव की चेतना के बीच इतनी अडिता से बने रहना और उसके जादू से अप्रभावित रहना असंभव होता। बेली जिया जुए को आज महल के बाहर ही तुरंत जादुई पथ, मैजिक पाथ में गिर जाना चाहिए था। हालांकि वह स्पष्ट रूप से खुद को नियंत्रित करने में सक्षम थे, उन्होंने बिना कोई सुराग छोड़े हिंसक इच्छाओं को सफलतापूर्वक दबा दिया था। छोटा सा भूत, अगर युआन मिंग ने उनकी आंखों में वह हल्की सी रोशनी नहीं देखी होती तो उसे पता ही नहीं चलता कि बेली जिया जुए के साथ कुछ अजीब था। उन आंखों में निस्संदेह दानव में बदलने के संकेत चमके थे। वन अमावस्या, शायद कुछ समय के लिए शाही महल छोड़ना ही बुद्धिमानी थी। आखिरकार यहाँ आक्रोश की आभा और ऑफ रिजेंटमेंट बहुत प्रबल थी। ये निस्संदेह हेलियन वेई और बेली जिया जुए दोनों को प्रभावित करेगी। अमावस्या बवंडर, स्माइल। अगले दिन हेलियन वेई और बेली जिया जुए गुप्त रूप से निकल गए। वे वहां केवल 7 दिनों के लिए रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने अपनी पहचान छिपा ली ताकि किसी का ध्यान आकर्षित न हो। मुखौटा, इस बीच हेलियन परिवार के कई प्रबंधक स्टूवर्ड्स बड़े बुजुर्ग से मिलने के लिए एकत्र हुए थे और वे स्पष्ट रूप से गुस्से से आग बबूला थे। क्रोध, अगर वह इसी तरह अनुचित व्यवहार करती रही तो हम आगे कोई समझौता नहीं करेंगे। मेरे अवलोकन से वह केवल एक अज्ञानी छोकरी है, फिर भी वह हमारी संपत्तियों में हस्तक्षेप करने का साहस करती है। हमारे और उसके बीच ये खींचतान अंतहीन है। क्या होगा अगर हम अपना मुनाफा खो दें? इसका जिम्मेदार कौन होगा? बुजुर्ग, हमारे वर्षों के सेवा भाव और गहरे संबंधों को उसके अनावश्यक हस्तक्षेप से पूरी तरह से नुकसान पहुंचेगा। आपको आगे आकर इस मामले में कड़े कदम उठाने की जरूरत है। लुक ऑफ ट्रायम्फ, अपने बर्फ जैसे सफेद बालों से लेकर पहने हुए बेदाग सफेद बागे तक बुजुर्ग के रूप पर समय बीतने का असर साफ दिख रहा था। उनकी नजरों में नीचता की एक झलक महसूस की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने इसे शालीनता के मुखौटे के पीछे अच्छी तरह छिपा रखा था। उन्होंने शांति से चाय की एक चुस्की ली, जैसे कि वे हेलियन वेई से बिल्कुल भी परेशान न हो, और जवाब दिया, वह केवल एक मासूम और अनुभवहीन महिला है जो इत्तेफाक से थोड़ी चतुर है और चीजों को संभालना जानती है। आप सब इतने चिंतित क्यों हैं? मत भूलिए कि उसके पास कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए वह असफल होगी और आधे महीने के बाद पीछे हटने को मजबूर हो जाएगी। अपने हाथों में मौजूद संपत्तियों की देखभाल करना अब अधिक महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि आप हर संभव चांदी मुनाफा हासिल करें। मुझे यकीन है कि वह अन्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। राजधानी में शक्ति का समुद्र विशाल और गहरा है, उसके जैसी अधिकारहीन राजकुमारी कंसोर्ट हमसे उलझ नहीं पाएगी, समझ गए? चाय की प्याली स्मर्क, सभी प्रबंधक उनसे सहमत हुए और खुशी से झूम उठे। बुजुर्ग की सलाह सुनने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। वह केवल तीसरी प्रिंसेस कंसोर्ट थी। भले ही गुप्त सेना युद्ध में उसकी रक्षा कर रही थी, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में वह उनके सामने असहाय होगी। सम्मानित बुजुर्ग उनके भ्रष्टाचार के साथ गहराई से जुड़े हुए थे। भले ही वह हेलियन परिवार की उत्तराधिकारी थी, लेकिन ये केवल एक खाली पदवी थी जिसका कोई वास्तविक महत्व नहीं था। एक मामूली औरत हमें नियंत्रित करने की कोशिश कैसे कर सकती है? हाँ, देखते हैं कि समय आने पर वह कितनी बुरी तरह गिरती है। जापानी महल सांप, उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब वे हेलियन वेई को कम आंक रहे थे, तब वह अपने निजी सलाहकार के साथ हेबेई सीमा के भीतर पहाड़ी जिले के एक छोटे गुमनाम काउंटी में पहुंच चुकी थी। सड़कों पर बहुत कम लोग थे क्योंकि आसमान में अभी भी अंधेरा था। सड़क पर कई स्टालों के फेरीवालों के अलावा मानव आबादी का शायद ही कोई संकेत था। जैसे ही हेलियन वेई ने आसपास का निरीक्षण करने के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी का पर्दा हटाया, उसने तुरंत उस क्षेत्र में संपत्ति के भारी अंतर को नोट किया। कोई उससे इसका कारण पूछ सकता था, लेकिन कारण उसके लिए दिन के उजाले की तरह साफ था।
मनी। जैसे ही उन्होंने वेस्ट सिटी से ईस्ट सिटी की यात्रा की, उसने महसूस किया कि वेस्ट सिटी के घर सूखी घास और पीली मिट्टी से बने थे। दूसरी ओर ईस्ट सिटी में विशाल हवेलियों की एक कतार हर जगह मौजूद थी। वे राजधानी के उच्चतम रैंकिंग अधिकारियों के आवासों की तरह ही भव्य और विलासी लग रहे थे। ऐसा लगता है कि यहाँ के जमीनी सम्राट बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। कूल यूरोपीय महल। हेलियन वेई के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, जबकि बेली जिया जुए भावहीन रहे। उनके साधारण वेश के बावजूद उनके बड़प्पन की आभा अभी भी मौजूद थी। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो साधारण कपड़ों में भी शिष्ट और शाही लगते हैं। 1. नवनियुक्त काउंटी मजिस्ट्रेट का स्वागत करने के लिए यामेन सरकारी कार्यालय के सामने खड़ा अधिकारी बेली जिया जुए की ओर लपका। उसने हेलियन वेई को एक नजर तक नहीं देखा। चमकती मुस्कान के साथ वह चिल्लाया, आप निश्चित रूप से लॉर्ड वेई होंगे। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, लेकिन आपको व्यक्तिगत रूप से देखना कहीं बेहतर है। आपको यहाँ पाकर मैं बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ। स्माइलिंग फेस हरे। हेलियन वेई और बेली जिया जुए फुपिंग में उपनामों एलियसेस का उपयोग करने वाले थे, इसलिए उसने एक ऐसा उपनाम चुना था जो उसके अपने नाम जैसा लगता था। अपनी गलती से बेखबर अधिकारी ने बात जारी रखी, मैं आपका इंतजार करने के लिए बहुत जल्दी आ गया था। मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दें। मैं यहाँ के यामिन का निजी सलाहकार झांग हूँ। मैं यहाँ 10 से अधिक वर्षों से हूँ, इसलिए मैं यहाँ काम करने वाले हर काउंटी मजिस्ट्रेट को जानता हूँ। मैंने उनमें से कई को ऊंचे पदों तक पहुँचने में भी सहायता की है, इसलिए मैं लॉर्ड वेई के लिए भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। हेलियन वेई निजी सलाहकार झांग के शब्दों के पीछे के इरादे को समझ गई। भले ही वे सुनने में सुखद थे, लेकिन वे खाली चापलूसी से बढ़कर कुछ नहीं थे। हालांकि ये स्पष्ट था कि उसने गलत व्यक्ति को पहचान लिया था। झांग के हाथ बहुत देर से आगे बढ़े हुए थे, लेकिन कोई भी उसे जवाब नहीं दे रहा था। इसलिए वह अब अपना गुस्सा नहीं रोक सका और किनारे से काउंटी के यामिन में अपने प्रभाव का बखान करने लगा। बेली जिया जुएटस से मज नहीं हुए और बस उसे बड़बड़ाने दिया, उसके बढ़े हुए हाथ को नजरअंदाज करते हुए। झांग तब तक बड़बड़ाता रहा जब तक उसका मुंह सूख नहीं गया। उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उस क्षण बेली जिया जुए ने शांति से एक सुखद लेकिन चिढ़ाने वाले स्वर में कहा, मेरा उपनाम वेई नहीं है। नो एंट्री साइन। इसका मतलब है कि मैंने गलत व्यक्ति को पहचान लिया। निजी सलाहकार झांग थोड़ा दंग रह गया, उसका सीना गुस्से से फूल और पिचक रहा था। अगर आपका उपनाम वेई नहीं है, तो आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मेरे हाथ आधे दिन से आगे बढ़े हुए हैं, वे सुन्न हो गए। लुक ऑफ ट्रायम्फ। अगर आप लॉर्ड वेई नहीं हैं, तो निजी सलाहकार झांग की आंखें घूमी और सफेद पोशाक पहने हेलियन वेई पर टिकी। यहाँ सिर्फ ये दोनों ही हैं। अगर यह वह नहीं है, तो यह वही व्यक्ति है जिसे मैं देख रहा हूँ। क्या ये कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है? मैंने इतना छोटा काउंटी मजिस्ट्रेट कभी नहीं देखा। लड़का क्वेश्चन मार्क। हेलियन वेई ने हिज हाइनेस को इस बेचारी आत्मा को तड़पाते हुए देखने का पर्याप्त मजा ले लिया था। इसलिए वह खड़ी हुई और मुस्कान के साथ बोली, निजी सलाहकार झांग ने मुझे पहले कभी नहीं देखा, इसलिए ये स्वाभाविक है कि आपने मुझे कोई और समझ लिया। स्माइल। हाँ 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 हाँ। मेरी आंखें कभी कभी बहुत धुंधली हो जाती हैं। कोल्ड स्वेट स्माइल। झांग ने सोचा, मैंने ये कहने की हिम्मत की कि मैं उनसे मिलने के लिए उत्सुक हूं, लेकिन मैं उन्हें पहचान तक नहीं सका। निजी सलाहकार झांग को ऐसा लगा जैसे वह खुद अपने चेहरे पर थप्पड़ मार रहा हो। हालांकि मेरे सामने ये छोटा सा काला चेहरा बहुत कमजोर लग रहा है। इसके जैसा कोई कभी शीर्ष पर नहीं पहुंच सकता। थम्स डाउन का चिन्ह अमावस्या। निजी सलाहकार झांग कई सालों से फुपिंग में था और उसके पीछे लोगों का समर्थन था। इसलिए उसने हेलियन वेई और बेली जिया जुए को बहुत कम आंका था। वह अपने अहंकार और जजमेंटल दिमाग को दबा नहीं सका। फुपिंग काउंटी में आने वाले अधिकांश लोग प्रभावशाली व्यक्ति होते थे जो यहाँ भाग्य बनाने के बाद चले जाते थे। अन्यथा वे यहाँ निर्वासित किए जाते थे, क्योंकि शाही दरबार में उनकी कोई जरूरत नहीं होती थी। डाउनवर्ड ट्रेंड। झांग के निरीक्षण से उसके सामने ये दोनों लोग बाद वाली श्रेणी के थे। सबसे पहले उसने कभी भी राजधानी के किसी निश्चित परिवार के एक युवा मास्टर के शाही दरबार से यहाँ काम करने आने की खबर नहीं सुनी थी। इसके अलावा उन्हें किसी भी परिवार से उनके बच्चे की देखभाल करने का कोई अनुरोध नहीं मिला था। उनकी साधारण पोशाक के आधार पर वे प्रभावशाली परिवारों के बेटे नहीं लग रहे थे। कमीज। अगर यह समझदार है तो मैं इसे अपनी मर्जी चलाने दूंगा और इसकी हर बात से सहमत होऊंगा। अगर यह नहीं है, तो मैं इसे दर्द और पीड़ा का स्वाद चखाऊंगा।
राक्षस हाई वोल्टेज। हेलियन वेई वेई से निजी सलाहकार झांग के चेहरे पर कौंधी उस अचानक दुर्भावना की झलक नहीं छूटी। उसकी आंखें बेली जिया जुए से मिली और उसने अपनी अनामिका रिंग फिंगर पर चांदी की अंगूठी घुमाई। अंगूठी स्मर्क। जोड़े की आंखों में एक जैसी शरारत भरी चमक थी। हालांकि हिज हाइनेस की आंखें उसकी तुलना में थोड़ी अधिक ठंडी लग रही थीं। झांग जैसा एक छोटा सा सलाहकार भी इतना खुल्लम खुल्ला कानून तोड़ने का साहस कर रहा है। लगता है कि इस फुपिन काउंटी में बहुत सी चीजें खोदकर निकालनी होंगी। अचानक उनके पीछे से एक भयानक चीख गूंजी, बचाओ, मेरी मदद करो। फेयरफुल फेस एसओएस। हेलियन वेई वेई ने अपना सिर घुमाया तो देखा कि दो दरिंदे एक लड़की को उसके बालों से पकड़कर जबरदस्ती जमीन पर घसीटते हुए कहीं ले जा रहे थे। लड़की राक्षस स्माइल। हेलियन वेई वेई ने तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ी स्माइल विद हॉर्न्स और गहरी आवाज में दहाड़ी, रुको। पेपर क्रोध। हेलियन वेई वेई की आवाज सुनकर निजी सलाहकार झांग ने मुस्कुराना बंद कर दिया और अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, लॉर्ड वेई, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पहले जाकर आराम करना चाहिए। आप इस लंबी यात्रा के बाद बहुत थक गए होंगे। ये सामान्य पारिवारिक मामले हैं, हमें इसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। जापानी महल। सामान्य पारिवारिक मामले। वेई वेई अपने मन में चुपके से मुस्कुराए। एक सामान्य पारिवारिक मामले में दो विशालकाय आदमी एक महिला को इस तरह घसीटकर कैसे ले जा सकते हैं। हालांकि उसने अपने विचारों को चेहरे पर प्रकट नहीं होने दिया और केवल बेरुखी से कहा, चूंकि मैंने इसे देखा है तो इसके बारे में पूछताछ करना मेरा कर्तव्य है। उसकी बात सुनकर दोनों दरिंदे रुके और अपना सिर घुमाया। फिर वे वेई वेई पर तंज कसते हुए गुर्राए, तुम खुद को समझते क्या हो? जाओ छांव में बैठो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर जरा भी देरी हुई तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। पिशाच मुट्ठी। निजी सलाहकार झांग ने अपना मुंह थोड़ा खोला। स्पष्ट रूप से वह दरिंदों को आगे बोलने से रोकना चाहता था। एंग्विश्ड। लेकिन हेलियन वेई वेई एक कदम आगे बढ़ी और गहरी आवाज में बोली, क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि यामेन सरकारी कार्यालय का प्रवेश द्वार ठीक सामने है? यामेन के इतने करीब होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इतनी बेशर्मी से ये सब कर रहे हो? नो एंट्री साइन। यामेन। वे दोनों ठहाके मारकर हंस पड़े। ये सिर्फ यामेन है, अगर खुद सम्राट भी यहाँ आ जाए तो भी हम नहीं डरते। क्या तुम्हें नहीं पता कि हम यान मैनर से हैं? इस महिला ने हमारे ओल्ड मास्टर को खुद को बेचने के अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन पैसे मिलने के बाद भागने की कोशिश की। अगर हम इसे पकड़ते हैं तो तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम समझदार हो तो बेहतर होगा कि यहां से खिसक जाओ। तुम खुद को कितना महान समझते हो जो हमें रोकने की कोशिश कर रहे हो? लड़के, मैं देख सकता हूं कि तुम फुपिन काउंटी के नहीं हो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपने काम से काम रखो। अगर यह मामला यामेन तक पहुंचा भी तो बदकिस्मत सिर्फ तुम ही होगे। खोपड़ी। वे क्रोधित होने के बजाय केवल मुस्कुराए। आखिरकार वह समझ गई थी कि यहाँ चीजें कैसे काम करती हैं। जब उसने चारों ओर देखा तो उसने देखा कि सड़क पर कोई भी फेरी वाला आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वे बस हंगामे की अनदेखी कर अंधे होने का नाटक कर रहे थे और सिर झुकाए अपना टोफू पुडिंग चला रहे थे। निजी सलाहकार झांग ने उन्हें देखा और चिंतित होने लगा जब उसे एहसास हुआ कि उन्होंने उसे पहचाना नहीं है। इस डर से कि वे और बकवास न करें, वह चिल्लाया, तुम सब कितने तरकीन हो, बस यहां से जाओ और अपना काम जारी रखो। रश्ड फेस पेपर। दोनों दरिंदों ने निजी सलाहकार झांग को ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो और बोले, एक और मौत का शौकीन आ गया। मौत का शौकीन। निजी सलाहकार झांग इन मूर्खों से बहुत चिढ़ गया था। यान मैनर ने इन दोनों को कब रखा? वे मुझे पहचानते तक नहीं। लुक ऑफ ट्रायम्फ। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? निजी सलाहकार झांग ने गुस्से में डांटा, उम्मीद करते हुए कि वे खुद पर नियंत्रण रखेंगे। एंग्री। अनपेक्षित रूप से वे ठहाके मारकर हंसने लगे। तुमने कपड़े तो अच्छे पहने हैं, लेकिन अपने बगल के इन दो लोगों को देखो। उन्होंने चिथड़े पहने हैं, वे साफ तौर पर गरीब और कंगाल हैं। इस फुपिन काउंटी के मजिस्ट्रेट को भी हमारे यान मैनर के लोगों से विनम्रता से बात करनी पड़ती है। तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं हो। पोशाक, क्रॉस मार्क, मनी बैग। ओह। वे शरारत से मुस्कुराए और बोली, जिस तरह से तुम कह रहे हो ऐसा लग रहा है मानो ये यान मैनर द्वारा चलाया जाता है। स्मर्क। वास्तव में ऐसा ही है। उन्होंने अपने हाथ बांधे और सिर उठाकर गर्व से कहा, तुम पूछ सकते हो कि हमारा यान मैनर कितना शक्तिशाली है। निजी सलाहकार झांग और हमारे यान मैनर के बटलर झांग चचेरे भाई हैं।
अब तुम्हें पता होना चाहिए कि वास्तव में यामिन कौन चलाता है। फायर। उनकी बात सुनकर वेई वेई के चेहरे की मुस्कान और बढ़ गई। फिर उसने पूछा, क्या ऐसा है? निजी सलाहकार झांग, आपको क्या लगता है कि हमें इसे कैसे संभालना चाहिए? स्माइल क्वेश्चन मार्क। निजी सलाहकार झांग का चेहरा काला पड़ गया, वह मुरझाए हुए पीले फूल की तरह दिखने लगा जब उसने निराशा में उन दोनों दरिंदों को घूर कर देखा। फेयरफुल, भले ही वे कितने भी मंदबुद्धि क्यों न हो, उन्हें जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया। उनके होंठ बुरी तरह सफेद पड़ गए और वे उसे देखते हुए बुदबुदाए, आप। झांग। निजी सलाहकार झांग, हमारा वो मतलब नहीं था। ठंडा पसीना। चुप रहो। निजी सलाहकार झांग गुस्से में चिल्लाया। बेहतर होगा कि वे और कोई मूर्खतापूर्ण बकवास न करें। नो एंट्री साइन। वे की आंखें बर्फीली ठंडी हो गईं। उसने तंज कसते हुए कहा, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि यामिन कौन चलाता है। दरिंदों के चेहरे तुरंत सख्त हो गए। फिर उन्होंने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए लापरवाही से जवाब दिया, हम आप जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को पहचानने के लिए बहुत अज्ञानी हैं, निजी सलाहकार झांग। अगर हमें पता होता कि आप हमारे अपनों में से एक हैं। कोल्ड स्वेट स्माइल। तुम्हारे जैसा कोई नहीं बनना चाहता। हेलियन वेई ने गहरी आवाज में टोकते हुए उनकी बात बीच में ही काट दी। नो एंट्री साइन। निजी सलाहकार झांग उनके बीच खड़ा था और झिझकते हुए बोला, लॉर्ड वेई, मेरा सुझाव है कि हम यान मैनर के मामलों में हस्तक्षेप न करें। निजी सलाहकार झांग। वेई ने धीरे से कहा, क्या आपका मतलब है कि हमें उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए, भले ही वे यामिन के सामने किसी को पीट कर मार डालें? फिर यामिन होने का क्या फायदा है? क्वेश्चन मार्क फायर। उसने जल्दी से सफाई दी, नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था, लॉर्ड वेई। आपने उन्हें भी सुना, इस महिला को यान मैनर के लोगों ने खरीदा है। चूंकि वह हवेली में प्रवेश कर चुकी है और खुद को बेचने के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर चुकी है, इसलिए वह अब यान मैनर की संपत्ति है। अगर वह भागने की कोशिश करती है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए, ये कुदरत का कानून है। स्क्रॉल। महिला पीड़िता ने निजी सलाहकार झांग की बात सुनकर बोलने का फैसला किया, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह चुप रही तो उसे फिर से भेड़ियों की मांद में घसीट लिया जाएगा। उसने घबराहट में जल्दी से वेई की आस्तीन पकड़ी और विनती की, मास्टर, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। कृपया मुझे बचा लीजिए। मैंने वास्तव में उनके साथ कभी किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। मैं एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी हूँ, लेकिन वे मुझे यहाँ जबरदस्ती खींच लाए ताकि मुझे उनके ओल्ड मास्टर के साथ सोने के लिए मजबूर कर सके। मैं नहीं चाहती, लाखों चांदी के सिक्कों के लिए भी नहीं। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे बचा लीजिए। लाउडली क्राइंग फोल्डेड हैंड्स SOS। वेई ने पीड़िता की विनती भरी आंखों में देखा, ये स्पष्ट था कि वह बेताबी से बचना चाहती थी। जैसे ही उसने उसे ऊपर खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उसे एहसास हुआ कि अभी संघर्ष के दौरान उस महिला का हाथ अपनी जगह से खिसक गया था। इन लोगों के लिए यामिन के ठीक सामने ऐसा करना अकल्पनीय है। रश्ड फेस। निजी सलाहकार झांग, मुझे यकीन है कि आपने सच सुन लिया है। वेई ने अपनी आवाज बहुत गहरी कर ली, जो उसके आने वाले गुस्से का संकेत था। फायर अमावस्या। हालांकि निजी सलाहकार झांग ने फिर भी उन दोनों दरिंदों के पक्ष में सफाई देने की कोशिश की, लॉर्ड वेई, ये रश्ड फेस स्पीच बलून। अगर आप अभी भी निजी सलाहकार के रूप में अपना पद बचाना चाहते हैं तो इन्हें तुरंत गिरफ्तार करें। वेई ने ठंडी मुस्कान के साथ धमकी दी, वरना मैं आपको भी जेल में डाल दूंगी। फायर। निजी सलाहकार झांग ये सुनकर बुरी तरह घबरा गया। आखिरकार वह पहले कभी इतने जिद्दी काउंटी मजिस्ट्रेट से नहीं मिला था, इसलिए उसके पास उसकी बात मानने और उन दोनों को गिरफ्तार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फेयरफुल। दरिंदे बेहद असंतुष्ट थे और जाते समय उस महिला को घूर रहे थे। वह इतनी डरी हुई थी कि वह एक कदम पीछे लड़खड़ा गई। राक्षस फेयरफुल। वेई ने इस पर ध्यान दिया और उससे कोमलता से कहा, तुम्हारे शरीर को चिकित्सा उपचार की जरूरत है, पहले मेरे साथ यामिन के अंदर चलो। स्माइल अस्पताल। मैं घर जाना चाहती हूँ। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और उसके चेहरे से आंसू टपक रहे थे। लाउडली क्राइंग घर। वेई ने निजी सलाहकार झांग पर नजर डाली और उसे फिर से आश्वासन दिया, तुम केवल घर लौटकर इस समस्या से नहीं छिप सकती। एक बार जब तुम्हें निशाना बना लिया जाता है तो समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए तुम्हें हमलावर को खत्म करना होगा। 1। जब उस महिला ने वेई की बात सुनी तो उसने अचानक अपना सिर उठाया, उसकी आंसुओं से भरी आंखें एक अकथनीय तिरस्कार, कंटेम्प्ट से भरी थी। ठंडा पसीना, स्मर्क स्माइल।
हेलियन वेई वेई ने तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ी और गहरी आवाज में दहाड़ी, रुको। पेपर क्रोध। हेलियन वेई वेई की आवाज सुनकर निजी सलाहकार झांग ने मुस्कुराना बंद कर दिया और अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, लॉर्ड वेई, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पहले जाकर आराम करना चाहिए। आप इस लंबी यात्रा के बाद बहुत थक गए होंगे। ये सामान्य पारिवारिक मामले हैं, हमें इसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। जापानी महल। सामान्य पारिवारिक मामले। वेई वेई अपने मन में चुपके से मुस्कुराए। एक सामान्य पारिवारिक मामले में दो विशालकाय आदमी एक महिला को इस तरह घसीटकर कैसे ले जा सकते हैं। हालांकि उसने अपने विचारों को चेहरे पर प्रकट नहीं होने दिया और केवल बेरुखी से कहा, चूंकि मैंने इसे देखा है तो इसके बारे में पूछताछ करना मेरा कर्तव्य है। उसकी बात सुनकर दोनों दरिंदे रुके और अपना सिर घुमाया। फिर वे वेई वेई पर तंज कसते हुए गुर्राए, तुम खुद को समझते क्या हो? जाओ छांव में बैठो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर जरा भी देरी हुई तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। पिशाच मुट्ठी। निजी सलाहकार झांग ने अपना मुंह थोड़ा खोला, स्पष्ट रूप से वह दरिंदों को आगे बोलने से रोकना चाहता था। एंग्विश्ड। लेकिन हेलियन वेई वेई एक कदम आगे बढ़ी और गहरी आवाज में बोली, क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि यामेन सरकारी कार्यालय का प्रवेश द्वार ठीक सामने है? यामेन के इतने करीब होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इतनी बेशर्मी से ये सब कर रहे हो? नो एंट्री साइन। यामेन। वे दोनों ठहाके मारकर हंस पड़े। ये सिर्फ यामेन है, अगर खुद सम्राट भी यहाँ आ जाए तो भी हम नहीं डरते। क्या तुम्हें नहीं पता कि हम यान मैनर से हैं? इस महिला ने हमारे ओल्ड मास्टर को खुद को बेचने के अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन पैसे मिलने के बाद भागने की कोशिश की। अगर हम इसे पकड़ते हैं तो तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम समझदार हो तो बेहतर होगा कि यहाँ से खिसक जाओ। तुम खुद को कितना महान समझते हो जो हमें रोकने की कोशिश कर रहे हो? लड़के, मैं देख सकता हूं कि तुम फुपिन काउंटी के नहीं हो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपने काम से काम रखो। अगर यह मामला यामेन तक पहुंचा भी तो बदकिस्मत सिर्फ तुम ही होगे। खोपड़ी। वेई वेई क्रोधित होने के बजाय केवल मुस्कुराए। आखिरकार वह समझ गई थी कि यहाँ चीजें कैसे काम करती हैं। जब उसने चारों ओर देखा तो उसने देखा कि सड़क पर कोई भी फेरी वाला आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वे बस हंगामे की अनदेखी कर अंधे होने का नाटक कर रहे थे और सिर झुकाए अपना टोफू पुडिंग चला रहे थे। निजी सलाहकार झांग ने उन्हें देखा और चिंतित होने लगा जब उसे एहसास हुआ कि उन्होंने उसे पहचाना नहीं है। इस डर से कि वे और बकवास न करें, वह चिल्लाया, तुम सब कितने तरकीन हो, बस यहाँ से जाओ और अपना काम जारी रखो। राष्ट्र फेस पेपर। दोनों दरिंदों ने निजी सलाहकार झांग को ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो और बोले, एक और मौत का शौकीन आ गया। मौत का शौकीन। निजी सलाहकार झांग इन मूर्खों से बहुत चिढ़ गया था। यान मैनर ने इन दोनों को कब रखा? वे मुझे पहचानते तक नहीं। लुक ऑफ ट्रायम्फ। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? निजी सलाहकार झांग ने गुस्से में डांटा, उम्मीद करते हुए कि वे खुद पर नियंत्रण रखेंगे। एंग्री। अनपेक्षित रूप से वे ठहाके मारकर हंसने लगे। तुमने कपड़े तो अच्छे पहने हैं, लेकिन अपने बगल के इन दो लोगों को देखो। उन्होंने चिथड़े पहने हैं, वे साफ तौर पर गरीब और कंगाल हैं। इस फुपिन काउंटी के मजिस्ट्रेट को भी हमारे यान मैनर के लोगों से विनम्रता से बात करनी पड़ती है। तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं हो। पोशाक, क्रॉस मार्क, मनी बैग। ओह। वे शरारत से मुस्कुराए और बोली, जिस तरह से तुम कह रहे हो ऐसा लग रहा है मानो ये यान मैनर द्वारा चलाया जाता है। स्मर्क। वास्तव में ऐसा ही है। उन्होंने अपने हाथ बांधे और सिर उठाकर गर्व से कहा, तुम पूछ सकते हो कि हमारा यान मैनर कितना शक्तिशाली है। निजी सलाहकार झांग और हमारे यान मैनर के बटलर झांग चचेरे भाई हैं। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि वास्तव में यामिन कौन चलाता है। फायर। उनकी बात सुनकर वेई के चेहरे की मुस्कान और बढ़ गई। फिर उसने पूछा, क्या ऐसा है? निजी सलाहकार झांग, आपको क्या लगता है कि हमें इसे कैसे संभालना चाहिए? स्माइल क्वेश्चन मार्क। निजी सलाहकार झांग का चेहरा काला पड़ गया। वह मुरझाए हुए पीले फूल की तरह दिखने लगा जब उसने निराशा में उन दोनों दरिंदों को घूर कर देखा। फेयरफुल। भले ही वे कितने भी मंदबुद्धि क्यों न हो, उन्हें जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया। उनके होंठ बुरी तरह सफेद पड़ गए और वे उसे देखते हुए बुदबुदाए, आप। झांग। निजी सलाहकार झांग, हमारा वो मतलब नहीं था। ठंडा पसीना। चुप रहो। निजी सलाहकार झांग गुस्से में चिल्लाया। बेहतर होगा कि वे और कोई मूर्खतापूर्ण बकवास न करें। नो एंट्री साइन।
वेई वेई की आंखें बर्फीली ठंडी हो गईं। उसने तंज कसते हुए कहा, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि यामिन कौन चलाता है। दरिंदों के चेहरे तुरंत सख्त हो गए। फिर उन्होंने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए लापरवाही से जवाब दिया, हम आप जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को पहचानने के लिए बहुत अज्ञानी हैं, निजी सलाहकार झांग। अगर हमें पता होता कि आप हमारे अपनों में से एक हैं। कोल्ड स्वेट स्माइल, तुम्हारे जैसा कोई नहीं बनना चाहता। हेलियन वेई वेई ने गहरी आवाज में टोकते हुए उनकी बात बीच में ही काट दी। नो एंट्री साइन। निजी सलाहकार झांग उनके बीच खड़ा था और झिझकते हुए बोला, लॉर्ड वेई, मेरा सुझाव है कि हम यान मैनर के मामलों में हस्तक्षेप न करें। निजी सलाहकार झांग। वेई वेई ने धीरे से कहा, क्या आपका मतलब है कि हमें उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए, भले ही वे यामिन के सामने किसी को पीट पीट कर मार डालें? फिर यामिन होने का क्या फायदा है? क्वेश्चन मार्क फायर। उसने जल्दी से सफाई दी, नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था, लॉर्ड वेई। आपने उन्हें भी सुना, इस महिला को यान मैनर के लोगों ने खरीदा है। चूंकि वह हवेली में प्रवेश कर चुकी है और खुद को बेचने के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर चुकी है, इसलिए वह अब यान मैनर की संपत्ति है। अगर वह भागने की कोशिश करती है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए, ये कुदरत का कानून है। स्क्रॉल। महिला पीड़िता ने निजी सलाहकार झांग की बात सुनकर बोलने का फैसला किया, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह चुप रही तो उसे फिर से भेड़ियों की मांद में घसीट लिया जाएगा। उसने घबराहट में जल्दी से वेई वेई की आस्तीन पकड़ी और विनती की, मास्टर, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। कृपया 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 मुझे बचा लीजिए। मैंने वास्तव में उनके साथ कभी किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। मैं एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी हूँ, लेकिन वे मुझे यहाँ जबरदस्ती खींच लाए ताकि मुझे उनके ओल्ड मास्टर के साथ सोने के लिए मजबूर कर सकें। मैं नहीं चाहती, लाखों चांदी के सिक्कों के लिए भी नहीं। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे बचा लीजिए। लाउडली क्राइंग फोल्डेड हैंड्स SOS। वेई वेई ने पीड़िता की विनती भरी आंखों में देखा, ये स्पष्ट था कि वह बेताबी से बचना चाहती थी। जैसे ही उसने उसे ऊपर खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उसे एहसास हुआ कि अभी संघर्ष के दौरान उस महिला का हाथ अपनी जगह से खिसक गया था। इन लोगों के लिए यामिन के ठीक सामने ऐसा करना अकल्पनीय है। रश्ड फेस। निजी सलाहकार झांग, मुझे यकीन है कि आपने सच सुन लिया है। वेई वेई ने अपनी आवाज बहुत गहरी कर ली, जो उसके आने वाले गुस्से का संकेत था। फायर अमावस्या। हालांकि निजी सलाहकार झांग ने फिर भी उन दोनों दरिंदों के पक्ष में सफाई देने की कोशिश की, लॉर्ड वेई, ये रश्ड फेस स्पीच बलून। अगर आप अभी भी निजी सलाहकार के रूप में अपना पद बचाना चाहते हैं तो इन्हें तुरंत गिरफ्तार करें। वेई वेई ने ठंडी मुस्कान के साथ धमकी दी, वरना मैं आपको भी जेल में डाल दूंगी। फायर। निजी सलाहकार झांग ये सुनकर बुरी तरह घबरा गया। आखिरकार वह पहले कभी इतने जिद्दी काउंटी मजिस्ट्रेट से नहीं मिला था, इसलिए उसके पास उसकी बात मानने और उन दोनों को गिरफ्तार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फेयरफुल। दरिंदे बेहद असंतुष्ट थे और जाते समय उस महिला को घूर रहे थे। वह इतनी डरी हुई थी कि वह एक कदम पीछे लड़खड़ा गई। राक्षस फेयरफुल। वेई वेई ने इस पर ध्यान दिया और उससे कोमलता से कहा, तुम्हारे शरीर को चिकित्सा उपचार की जरूरत है, पहले मेरे साथ यामिन के अंदर चलो। स्माइल अस्पताल। मैं घर जाना चाहती हूँ। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और उसके चेहरे से आंसू टपक रहे थे। लाउडली क्राइंग घर। वेई वेई ने निजी सलाहकार झांग पर नजर डाली और उसे फिर से आश्वासन दिया, तुम केवल घर लौटकर इस समस्या से नहीं छिप सकती। एक बार जब तुम्हें निशाना बना लिया जाता है तो समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए तुम्हें हमलावर को खत्म करना होगा। 1। जब उस महिला ने वेई वेई की बात सुनी तो उसने अचानक अपना सिर उठाया, उसकी आंसुओं से भरी आंखें एक अकथनीय तिरस्कार, कंटेम्प्ट से भरी थी। ठंडा पसीना, स्मर्क स्माइल। क्या इसे सुलझाया जा सकता है? अगर यह मुमकिन है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मुझे अपनी जान कुर्बान करने में भी कोई आपत्ति नहीं है। उस महिला ने उत्तेजित होकर विनती की और अचानक हेलियन वेई वेई की आस्तीन पकड़ ली। लाउडली क्राइंग फोल्डेड हैंड्स। वेई वेई ने बस मुस्कुराकर उसे सांत्वना दी, अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। अभी मेरे साथ यामिन सरकारी कार्यालय चलो, तुम्हारे शरीर की चोटों को सबूत के तौर पर दर्ज करना होगा। 1। उस महिला को सबूत शब्द सुने हुए सदियों बीत गए थे। उसने कृतज्ञता से वेई वेई की ओर देखा, अपने चेहरे के आंसू पोंछे और पूछा, मैं भूलती जा रही हूँ, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं? ठंडा पसीना। मेरा उपनाम वेई है, मैं फुपिंग काउंटी की नई काउंटी मजिस्ट्रेट हूँ।
वेई वेई ने साफ आवाज में कहा, जैसे ही मैंने फुपिंग में कदम रखा मैंने देखा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। स्क्रॉल। महिला बेहद हैरान दिखी और उसने दोहराया, काउंटी मजिस्ट्रेट। उसने वेई वेई को गौर से देखते हुए मन ही मन सोचा, इतनी कम उम्र में। अस्टोनिश्ड फेस। हाँ। वेई वेई ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। स्माइल। महिला को पूरी तरह यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसे याद आया कि उसने निजी सलाहकार झांग को उन्हें लॉर्ड वेई कहते सुना था। जब तक वह अपनी सोच में डूबी थी, वे यामेन के अंदर दाखिल हो चुके थे। वेई वेई ने किसी को चाय बनाने का आदेश दिया। फिर उसने एक हाथ में चाय का प्याला पकड़ा और दूसरे हाथ से महिला की बांह पकड़ी। अचानक उसने पूरी ताकत से उसकी बांह को झटका दिया। बाइसेप्स। आह! महिला जोर से चिल्लाई, पसीने से तरबतर होकर उसने वेई वेई की ओर देखा। वेई वेई ने अपना हाथ हटाया और पीछे मुड़ी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। टायर टपकता पसीना। बेली जियाजुए, जो अब तक खामोश थे, उन्होंने बेरुखी से एक सफेद रुमाल निकाला। फिर उन्होंने वेई वेई का हाथ थामकर उसे पोंछा। वेई वेई मुस्कुरा दी। तीसरे राजकुमार से सेवा प्राप्त करना वाकई अलग एहसास था। 1। महिला ने अभी अभी वेई वेई के बगल में बेली जिया जुए की मौजूदगी पर ध्यान दिया था। पलक झपकते ही उसके गाल लाल हो गए। मैंने इतना सुंदर आदमी कभी नहीं देखा। इनका रूप बहुत तेजस्वी है। स्माइलिंग फेस 1 फायर। वेई वेई ने उसकी नजर भांप ली और कहा, ये निजी सलाहकार लोग हैं। उम्मा, ये शादीशुदा हैं। कूल अंगूठी। बेली जिया जुए ये सुनकर मुस्कुराए और वेई वेई के सिर की धीरे से मालिश करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। महिला का चेहरा पथरा गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नए मजिस्ट्रेट और उनके सलाहकार के बीच कुछ अजीब रिश्ता है। परिक्रमा करते दिल। मास्टर, ऐसा लगता है कि आपके सलाहकार के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हैं। वेई वेई मुस्कुराए और जवाब दिया, आखिरकार हम सहपाठी स्कूलमेट्स जो रहे हैं। स्माइल ग्रेजुएशन कैप। सहपाठी, कोई आश्चर्य नहीं कि आप दोनों इतने करीब हैं। महिला ने अपनी कलाई हिलाई, पहले का दर्द कम हो गया था। फिर उसने बहुत कृतज्ञता से वेई वेई की ओर देखा और ईमानदारी से पूछा, लॉर्ड वेई, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या आप किसी ऊंची सिफारिश कनेक्शन के जरिए फुपिंग आए हैं? क्वेश्चन मार्क। वेई वेई ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं। तो फिर लॉर्ड वेई के लिए इस मामले में दखल न देना ही बेहतर है। महिला ने अपनी आंखें नीची की और जोड़ा, मैं नहीं चाहती कि मेरी समस्याओं के कारण आपको अपना पद खोना पड़े। नो एंट्री साइन डाउनवर्ड ट्रेंड। वेई वेई ने चाय की एक चुस्की ली और पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। कानूनी रूप से मामलों को संभालने पर मुझे बर्खास्त कैसे किया जा सकता है? चाय की प्याली। मुझे विश्वास है कि लॉर्ड वेई ने अभी सुना होगा कि यान मैनर कितना शक्तिशाली है। निजी सलाहकार झांग का उनके 7 सालों का रिश्ता है और वे अब अटूट हैं। महिला धीरे से हंसी, लेकिन उसकी आवाज दर्द और तिरस्कार से भरी थी। पिशाच। वेई वेई अब इन बातों से विचलित नहीं हुई। उसने फीकी मुस्कान के साथ याद दिलाया, तुम शायद भूल रही हो कि काउंटी मजिस्ट्रेट का पद निजी सलाहकार से ऊंचा होता है। टॉप साइन मुकुट। निजी सलाहकार झांग तो सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। महिला ने देखा कि वेई वेई उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रही है, तो उसने घबराहट में आगे कहा, यान मैनर के राजधानी में बहुत ऊंचे संबंध हैं, इतने ऊंचे कि कोई उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। फुपिंग में पहले भी ईमानदार अधिकारी आए थे, लेकिन 1 महीने से भी कम समय में वे सब भ्रष्ट हो गए, और जो उनके रास्ते में आया उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अगर आपके पास ऊपर से कोई सिफारिश नहीं है, तो मेरे लिए खड़े होने पर आप जल्दी ही उनके अगले शिकार बन जाएंगे। नेक लोग आजकल दुर्लभ हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप बर्बाद हों। अमावस्या वार्निंग साइन। महिला को लगा कि वेई वेई उससे काफी छोटी है, लगभग उसके छोटे भाई की उम्र की। उसका छोटा भाई जब दरिंदों से लड़ा था, तो उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया था कि वह बिस्तर से एक कदम भी नहीं उठ पा रहा था। वेई वेई ने चाय का प्याला नीचे रखते हुए अपनी मुद्रा बदली और कहा, एक सरकारी अधिकारी का कर्तव्य जनता की सेवा करना है। अगर मैं तुम्हारी समस्या को अनदेखा करूं, तो मैं खुद को एक अच्छा इंसान या अच्छा अधिकारी कैसे कह सकती हूं? लॉर्ड वेई, आप नहीं जानते क्योंकि आप बहुत छोटे हैं। ओल्ड मास्टर यान ने मेरी तरह कई लड़कियों को निशाना बनाया है। कुछ पीड़ितों ने मिलकर आधिकारिक शिकायत भी की थी। उन्होंने सारे सबूत जुटा लिए थे और सम्राट को रिपोर्ट करने के लिए राजधानी जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन काउंटी मजिस्ट्रेट के लोगों ने उन्हें काउंटी छोड़ने से पहले ही रोक दिया। उनके संपर्क बहुत दूर तक फैले हुए हैं, हम जैसे आम लोग उनसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। नो एंट्री साइन। वेई वेई मुस्कुराती रही और पूछा, इस दुनिया में कुछ भी अचूक नहीं है,
मैं केवल सही और गलत में विश्वास करती हूँ। माफ करना, इतनी देर बात करने के बाद भी मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। 1. मेरा नाम लियू यिन है। महिला की आंखों में चिंता और डर कौन था? उसने जोड़ा, मास्टर कृपया मेरी सलाह मानिए। क्यों न हम अभी यहाँ से चले जाएं? ओल्ड मास्टर यान अभी सोकर नहीं उठे हैं, अगर हम अभी निकल जाएं तो उन्हें पता नहीं चलेगा। आपको अभी लंबे समय तक फुपिंग में रहना है। मैं जानती हूँ कि आप एक नेक इंसान हैं, लेकिन मैं इस स्थिति में अपनी बदकिस्मती को ही दोष दे सकती हूँ। घर। वेई वेई ने मुस्कान के साथ उसे टोका, लियू यिन, मैं अब स्थिति की पूरी तस्वीर देख सकती हूँ। मैंने निजी सलाहकार लॉन्ग से रिकॉर्ड बनाने के लिए भी कह दिया है। तुम पहले घर लौट जाओ, यामिन कल शायद तुमसे कुछ सवाल पूछने के लिए संपर्क करेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, बस वही कहना जो सही है। चूंकि अब यहाँ की कमान मेरे हाथ में है, मैं इस फुपिन काउंटी को पूरी तरह बदलने की कसम खाती हूँ। यहाँ जो भी होगा उसके लिए किसी की किस्मत को दोष नहीं दिया जाएगा। मेरे शब्द याद रखना, एक अधिकारी का कर्तव्य जनता की सेवा करना है। चमकता सितारा फायर। वेई वेई के चेहरे पर कोमल मुस्कान देखकर लियू यिन को सांत्वना मिली। दा शियो, दा जोंग। वेई वेई ने अचानक अपनी आवाज भारी की। अमावस्या। इससे पहले कि लियू यिन कुछ समझ पाती, उसकी आंखों के सामने एक काला साया कौन था। वह आदमी उससे काफी लंबा और तगड़ा था और उसके कंधे पर एक काला लंबा खंभा पोल था। वह यान मैनर के लड़ाकों से भी ज्यादा खूंखार और शातिर लग रहा था। राक्षस। यंग मास्टर, दा शियोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने बुलाया। वेई वेई ने लियू यिन की ओर देखा और आदेश दिया, मिस लियू यिन के साथ उनके घर जाओ। अगर कोई उन्हें परेशान करने की हिम्मत करे, चाहे वे यान मैनर से हो या यामेन से, तुम्हें हिंसा से जवाब देने की मेरी अनुमति है। नो एंट्री साइन मुट्ठी। चिंता न करे यंग मास्टर, जो पुरुष महिलाओं को पीटते हैं वे हमारे लिए शर्म की बात है। मैं उन्हें तब तक कूटूंगा जब तक वे अपने माँ बाप को न पुकारने लगे। दा शियोंग ने आश्वासन के तौर पर अपना सीना ठोका। टक्कर। वेई वेई को उसकी काबिलियत पर भरोसा था, इसलिए उसने उन्हें विदा किया। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद यामेन का एक नौकर दौड़ता हुआ आया और तेज आवाज में घोषणा की, मास्टर, यान मैनर से एक निमंत्रण आया है। वे चाहते हैं कि आप उनसे टियनफोन पवेलियन, टियनफैंग पवेलियन में मिलें। स्क्रॉल लालटेन पिशाच।